गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आई थिंक आप सभी को टेलीग्राम के थ्रू यानी कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें थ्रू पता तो चल गया होगा। और आई थिंक आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल पेपर आज जो है वो स्टार्ट हुआ है। मतलब ऑब्वियसली एक दिन में कंडक्ट होता है, 2 पेपर्स हैं और दोनों ही एक दिन में होते हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता है ये चीज कि ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल वैकल्पिक का पेपर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। वैसे पेपर का डिस्कशन तो डिटेल में मैं कल करूंगा ही। अभी फर्स्ट इंप्रेशन के फॉर्म में आप इतना समझ लें कि आपको पेपर किस प्रकार से, एक सेकंड मैं जरा इसे सेट कर लूं। चलिए, तो आपको पेपर किस तरीके से टैकल करना था, पेपर किस प्रकार का है, मतलब प्राइमा फेशिया में देखने पर आपको पेपर टफ लगेगा या इजी लगेगा, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। लेक्चर का ये जो पोर्शन है यानी कि आज का जो लेक्चर है इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि भाई पेपर में, दोनों ही पेपर में, मतलब पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 ये दोनों ही देखेंगे हम। ये समझने का प्रयास करेंगे पेपर टफ था, इजी था या फिर मॉडरेट के आसपास था। चलिए मैं डिस्कशन को स्टार्ट करूं उसके पहले सभी लोग तो मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरा ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है। यस, आई थिंक क्लियर आ रहा है। देखिए मैं स्टार्ट करूं डिस्कशन को, जरा देखिए पेपर नंबर फर्स्ट हमारे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी से उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएगा, साथ में वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी जो आने वाले समय में आपके लिए जरूरी है। तो भाई पेपर नंबर फर्स्ट की पहले चर्चा करें, फिर पेपर नंबर सेकंड की चर्चा करें। उसके पहले मैं आपको एक लुक में इस पेपर के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ाई की होगी उन्हें पेपर टफ नहीं लगेगा। बीते 3 साल के कंपैरिजन में अगर मैं कहूं तो कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा इजियर है। अभी मैंने बाकी के ऑप्शंस तो नहीं देखे हैं, पर जहां तक अब हमारी टीम होती है, सभी लोग साथ में होते हैं, तो जो अंदाजा लग रहा है कि ज्यादातर ऑप्शन में बहुत घातक सा पेपर नहीं है, मतलब एकदम टफ सा पेपर नहीं है। इन जनरल मैं कहूं तो पेपर मॉडरेट मॉडरेट और कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टफ आपको लग सकता है, बट इन जनरल 80% क्वेश्चंस दे आर मॉडरेट इन नेचर। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे शायद इस वर्ष हमारे बैचेस से, जैसे अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष मैंने स्टार्ट किया था स्टडी आईक्यू में, हमने हिंदी में ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो हमारे 3 बैचेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन बैचेस के स्टूडेंट अपफ्रंटली गए थे इस बार मेंस देने के लिए। तो जहां तक मैंने अभी तक सुना है तो मुझे तो पॉजिटिव ही लगा है। अभी पेपर एंड हुआ है, अब चर्चा होगी उन स्टूडेंट से जो गए थे पेपर देने, तो उन्हें कैसा लगा, उनका फीडबैक के साथ मैं कल आप लोगों से मुलाकात करूंगा। अभी हम इन जनरल पेपर को समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर रहा कैसा। ठीक है, चलिए भाई। तो मैं एक लुक में एक आपको बता दूं कि पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड दोनों ही मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपका थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। ठीक है, चलिए तो देखना हम स्टार्ट करें। तो एज ऑलवेज भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन है, और कंपलसरी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि 150 वर्ड में हमें जो उत्तर देने थे, इसके ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम इजी है, बट यस मॉडरेट है, इसको मानने लायक बात है। पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं, पिछले साल के कंपैरिजन में तो ये पेपर और ये क्वेश्चंस जो है वो काफी डिसेंट नेचर के हैं। ठीक, आइए देखें जरा। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा हिमनद झीलों में, एक सेकेंड, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा दैट हिमनद झीलों में विस्फोट, ये एक्चुअली में पूछा गया है जीएलयूएफ से। आई थिंक मैंने, देखिए पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि देखो भाई हमने ये सब पढ़ा था, जितना पढ़ा था हमने क्लासेस में या यूट्यूब वगैरह पर, देखिए उसी से सारे प्रश्न आए हैं। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये बताने का कि हमने इसे पढ़ा है, केवल एम इतना है कि आप इस बात को समझो कि ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। हमारे माध्यम में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखा होगा सुबह सुबह एक तो मैं भी थोड़ा सा परेशान था क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट्स जो थे वो मेंस लिख रहे थे, तो मैं स्वयं भी एक इंडिविजुअल के फॉर्म में थोड़ा परेशान था कि भाई पेपर ठीक आए जिससे हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल सके, थोड़ा सा स्वार्थी होकर। फाइन, तो पेपर मुझे ठीक लगा। मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि ये हमने पढ़ा है, ये हम क्लासेस में देखते हैं, केवल एम इतना है कि मैं आपको ये भरोसा दिला सकूं, ये बिलीव जनरेट कर सकूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी माध्यम के लिए एक अच्छा ऑप्शनल है। जो मिथ अक्सर हमने दिमाग में बैठा रखे थे उन्हें दूर कर लीजिए।
सर मुझे ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए तो सुयोग जी, अच्छा काफी हमारे क्लासेस के बच्चे जो है वो आए हुए हैं। आओ भाई देखना शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जीएलओएफ से दिखाई देगा। जीएलओएफ ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड या हिमनद झीलों में विस्फोट, यह हिमालयन प्रदेशों में होने वाली एक घटना है। इसके बारे में आप जीएस में भी पढ़ते हो, ऑप्शनल में और गहराई से पढ़ते हो किस प्रकार से ये फॉर्म होती हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2024 में देखिएगा ये बताया गया था कि मुझे संख्या याद नहीं है, 24 से 36 के बीच में ये डेटा आया था। डाउन टू अर्थ वेबसाइट पर भी आप अभी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हिमालयन प्रदेशों में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनमें जीएलओएफ संभावित बताया जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी मतलब कि बनाया जा सकने वाला क्वेश्चन है, आप टैकल कर सकते थे। इसके अलावा देखिए मृदा सपर्ण, ये क्वेश्चन आई थिंक जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की होंगी उन्हें अच्छे से पता होगा। ये एक्चुअली में ऐसे एरियाज में होता है जहां पर परमाफ्रॉस्ट हो और गर्मी के समय उस बर्फ के पिघल जाने से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे करके उस सतह से खिसकना स्टार्ट करती है। ये सॉइल वाले चैप्टर का कॉमन टॉपिक है, इज नॉट अ टफ टॉपिक। आप अगर चाहते तो इसे आसानी से बना सकते थे। ठीक है, चलो। अच्छा, जो बच्चे ना यहाँ पर अभी लाइव क्लास में लाइव चैट पर कमेंट कर रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही सेशन एंड हो जाए, ये सब चीज़ें जो आप लिख रहे हैं कि आपने इस सब चीज़ों को पढ़ा है, ये ज़रूर सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप ये जो चीज़ फील कर रहे हो, हमारे माध्यम के ज़्यादातर बच्चे फील नहीं करते हैं। थोड़ा सा फियर होता है भूगोल के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लिख पाने के लिए अपने आप को सशक्त फील कर रहे हैं, सेशन एंड होने के बाद उसे ज़रूर लिखना। और जो हमारे बैचेस के बच्चे हैं, चिंता मत करो, आप लोग की कल की क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, और डिटेल में, और यूट्यूब पर भी डिस्कशन होगा कल की ही क्लास में, आप चिंता मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है इस पर जो जल्दी जल्दी हम जरा प्रश्नों से होकर गुजरते हैं। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, मृदा की पेटियों में ग्रीवाखंड के संदर्भ में प्रश्न आया है। ग्रीवाखंड जीएस का टॉपिक है, ऑप्शनल में भी हम पढ़ते हैं, बट ये जीएस तरफ थोड़ा सा ज्यादा आता है इसका डिस्कशन, बट फिर भी क्वेश्चन डिसेंट है, इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, यू कैन इजिली टैकल दैट थिंग। बट मैं फिर भी कहूंगा ये थोड़ा सा डिस्कशन जीएस में हम ज्यादा गहराई से करते हैं। तो और हाँ, हिमालय के केस में आप देखोगे अभी 3 प्रश्न है हिमालय के, एक ये ग्रीवाखंड से रिलेटेड है, एक करेवा से रिलेटेड है, और एक और हिमालय की ऊंचाई से रिलेटेड है। तो देखना और मुझे बताना कि आपको प्रश्न बनाते या टैकल करते बन रहा है या नहीं। इसके बाद यहां देखिए, वायु राशियां एवं स्थानीय पवनों के संबंध को की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो लोकल विंड्स हैं वो कैसे जो है वो वायु राशियों से यानी कि एयर मासेस से जो है वो अफेक्ट होती हैं। थोड़ा सा इंटरलिंक करने की जरूरत थी। एयर मासेस के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियल डायग्राम है यानी कि त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण है, उससे हम समझते हैं कि एयर मासेस जो है वो एक तो बड़े स्तर पर कैसे उनका मूवमेंट है, और दूसरा वायु राशियों का मूवमेंट कैसे होता है। हर एक वायु राशि का गुणधर्म आपने पढ़ा होगा, और जब आप देखते हो कि किसी एरिया में ठंडी वायु राशि का प्रवेश होता है या किसी इस एरिया में जो है वो गर्म वायु राशि का प्रवेश होता है, तो वहाँ की जो लोकल विंड है वो किस प्रकार से शिफ्ट होती हैं, इसी कारण कैसे जो है वर्षा के पैटर्न में चेंजेस आते हैं, कैसे उस स्थान पर जो है क्लाउड फॉर्मेशन इससे अफेक्ट होता है, इसके बारे में हमें लिखना था। थोड़ा सा बनाने लायक क्वेश्चन था, मतलब कि अपफ्रंट होकर आंसर नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसे टैकल करोगे, चीज़ों को थोड़ा सा इंटरलिंक करोगे, डेफिनेटली आप इसे बना सकते थे। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, समुद्री लहरों, समुद्री जलधाराओं और ज्वार भाटा के मध्य आधारभूत अंतर को समझाइए। देखो इस क्वेश्चन मतलब इन दोनों क्वेश्चन में मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आप डिटेल में देखिएगा, उत्तर आप कैसे बना सकते थे मैं तो इसे डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन जरा आप यहां एक बात नोटिस करना, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन ऐसा अपफ्रंट होकर आपकी कॉपी पर हेडिंग के फॉर्म में भले ही ना लिखा हो, लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहते तो आप इन तीनों चीजों को जानते तो हैं इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग बच्चे ईमानदारी से बताइएगा, अलग अलग आप इन बातों को जानते थे कि एग्जैक्टली ये क्या है। मान लीजिए ज्वार भाटा के केस में इसका निर्माण कैसे होता है, ज्वार भाटा कैसे जो है वो किसी एरिया को इफेक्ट करता है, इसके अलावा महासागरीय जो जलधाराएं हैं इनका निर्माण कैसे होता है, और साथ में समुद्री लहरें हैं ये किस प्रकार से फॉर्म होती हैं। इन तीनों को आप अलग अलग तो बच्चे जानते हैं, अब इसका कंपैरिजन करना था आपको बताना पड़ेगा कि महासागरीय जलधाराओं के निर्माण के पीछे के फोर्सेस जो है वो अर्थ का एक रोटेशन है, पृथ्वी पर चलने वाली पवनें हैं, और साथ में जो कोरियोलिस फोर्स है वो है। इसके विपरीत जहां पर आप ज्वार भाटा देखोगे, ज्वार भाटा के निर्माण के पीछे का प्राइमरी जो फोर्स है वो वो आपको सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई देगा। यानी कि आपको फोर्सेस का कंपैरिजन करना था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। फाइन, आप समुद्री लहरों की बात करोगे तो आपको ब्रीज दिखाई देगा कि भाई जिसे हम समीर कहते हैं,
किसी स्थान पर सागरीय लहरें किस प्रकार से फॉर्म होती हैं, उसके पीछे के लोकल विंड के रीजंस को आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना था। यानी कि एक तरफ कहीं जिक्र आना चाहिए था लोकल विंड्स का, एक तरफ जिक्र आना चाहिए था थोड़ा सा जो महासागरीय जलधाराएं हैं उसमें जो ग्रहीय पवनें हैं उनका, और इस तरफ कहीं पर जिक्र आना चाहिए था उन पिंडों का जिसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल स्तर कम और ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो डिसेंट है। और जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल, ईमानदारी से ना आप लोग सिर्फ जीएस की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद भी इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश जरूर करना। ठीक, वेरी गुड अंजलि, इसको आप जो है वो डायग्राम के साथ बना सकते थे। और मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, तो ये फर्स्ट पेपर पहले आ गया था तो इसे देखने के बाद थोड़ा सा उत्साह बढ़ा था। पेपर नंबर सेकंड तो अभी से कुछ देर पहले ही आया है, मैंने भी अभी से, अब भाई पेपर ही छूटा है 5:30 बजे, तो मैंने भी इसे अभी ही देखा है। डिटेल में तो आगे चर्चा करूंगा, बट मैंने इस पेपर को देखने के बाद टेलीग्राम पर जो है वो अपडेट भी किया था कि ये पेपर अच्छा है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ईजी है, बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से हमारे लिए ये थोड़ा सा उत्साह को बढ़ाने वाली चीज़ है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अगेन वही 3 पार्ट वाला जो फॉर्मूला चलता है यूपीएससी में, आप जरा देखिएगा, मैं जरा इसे क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन को अगर किसी भी बच्चे ने ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, प्राइमा फेशिया पहली दृश्य में भी पढ़ा होगा तो आई थिंक हमारी फर्स्ट यूनिट की लाइन सेकंड, सॉरी हमारे फर्स्ट यूनिट का थर्ड लाइन से ही जो कोर ज्योग्राफी ऑप्शनल के भू आकृति विज्ञान के टॉपिक से स्टार्ट होते हैं, उसका पहला ही टॉपिक है ये, जहां पर भूदृश्य और स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास को अनाच्छादन के कालानुक्रम की सहायता से आपको बताना है। इजी क्वेश्चन, डेविस और पेंक की साइकिल को डिस्कस करना है। डेविशियन साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि डेविशियन साइकिल जो है वो अपर्दन की, उसे बताना है। आप पेंक की साइकिल का उदाहरण लें और इससे अलग अलग जो पृष्ठीय ढाले हैं उनका निर्माण होता है उसे समझाइए। थोड़ा सा पेंक लीजिए, थोड़ा सा डेविस लीजिए, थोड़ा सा पृष्ठीय ढाल लीजिए और इसके कालानुक्रम के साथ आप उसे समझा सकते थे एकदम। चलिए कोई बात नहीं लक्ष्मी बच्चे, एकदम बेसिक क्वेश्चन, मतलब कि पढ़ने लायक वाले बच्चों के लिए तो ये बेसिक क्वेश्चन होगा। सीधा सीधा सिलेबस से उठाया गया टॉपिक, सीधा सीधा बनाने वाला प्रश्न। आगे चलें बच्चे, तो जरा ध्यान से देखो, गहरे सागर में खनन ये क्या है? डीप सी माइनिंग इसे कहा जाता है। ये मैंने एक बात नोटिस करी है पेपर नंबर 1 में, आप देखना पेपर नंबर 2 का बहुत इंफ्लुएंस है। ठीक है, खैर ये तरीका तो ऑब्वियसली यूपीएससी का एक नॉर्मल पैटर्न है कि पेपर नंबर 1 में, पेपर नंबर 2 और खासकर ज्योग्राफी के केस में, बाकी के ऑप्शनल का मुझे जानकारी नहीं है, पेपर नंबर 1 में पेपर नंबर 2 के टॉपिक्स को उठाकर वो पूछ लेता है। ठीक, खासकर डीप सी माइनिंग, नो डाउट कि रिसोर्सेस हमारे पेपर नंबर 1 में भी हैं, लेकिन डीप सी माइनिंग जो है वो अक्सर हम इसकी चर्चा भारत के संदर्भ में करते हैं, अरब सागर वाले एरिया के रिस्पेक्ट में। तो ये डीप सी माइनिंग इज अ कन्वेंशनल टॉपिक, आराम से बनाया जा सकता है और इसके जो है वो लाभ और खतरे, इसके बारे में प्रश्न है। प्रश्न यू कैन से मॉडरेट है, बट यस थोड़ा सा आपको इस पर दिमाग लगाने की जरूरत थी। आइए जरा इसे देखें, और इसकी चर्चा मैंने शायद यूट्यूब पर भी की है बार बार। अक्सर कभी आप मेरे स्ट्रेटेजी का कोई सेशन देखिएगा, मैं उसमें इसका उदाहरण लेता हूं कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जीएस के जिनके बारे में आप यूट्यूब पर जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये टॉपिक है। ये जीएस में भी है और ऑप्शनल में गुप्त रूप से, मतलब कि इनहेरिट है उसकी फीलिंग में। देखिएगा इसमें लिखा है मानव एवं जंतु या जीव जंतुओं का या वन्य जीवों का संघर्ष, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जाता है। ये बढ़ रहा है और इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, उसके सुधार पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन का जरा आप देखिएगा, ये आपका 15 मार्कर क्वेश्चन है। ईमानदारी से एक बात बताना, जब आप पर्यावरण या पर्यावरणीय भूगोल पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हो, बच्चे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में मैंने एन नंबर ऑफ टाइम इवन इन यूट्यूब मैंने डिस्कस करा है कि इन्वायरमेंट पढ़ते समय आपको यह टॉपिक पढ़ना चाहिए। अक्सर मैं एक उदाहरण यूज करता हूं कि किसी एरिया से अगर जो है वो एलिफेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए तो आपको उसके कुछ ही वर्षों के पश्चात दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आसपास के एरिया में जो वन्य जीव है वो आसपास खासकर रूरल एरिया या अर्बन एरियाज में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीव जो है वो हाथियों को ढूंढ रहे हैं, पर जो लार्ज साइज टसल एनिमल्स होते हैं दे आर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेस्ट। वो उस जंगल के जो है वो नेशनल हाईवे बनाने वाले जीव होते हैं। हाथी हो या राइनोज हो, ये एक जल राशि से दूसरी जल राशि के बीच में जो है वो ट्रेवल करते हैं। इसी ट्रेवलिंग के कारण ये जंगलों के अंदर रास्ते बनाते हैं और इन्हीं रास्तों का उपयोग जो है वो एनिमल्स करा करते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो है वो जो फॉरेस्ट हैं
उनमें से टसल एनिमल्स हों या कई बार इंसेक्ट्स हों, उन्हें हटा दिया है। इस कारण से कई बार जो एनिमल्स हैं, जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, वो अपने रास्ते भटक जाते हैं और वो आसपास के एरिया में प्रवेश करने लगते हैं। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर यूज करा करता हूं क्लासेस में। तो आई थिंक वो बच्चे याद कर पा रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा कि मानव पशु संघर्ष क्यों बढ़ रहा है। तो ये संघर्ष हमारे कारण ही बढ़ रहा है। हमने ही फॉरेस्ट के अंदर से कुछ स्पीशीज को हटा दिया है। उनको हटा देने के बाद आपको जो है वो ये परिणाम मिलते हैं कि कुछ एनिमल्स या कुछ जीव जो है वो रूरल एरिया या अर्बन एरियाज में प्रवेश करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो डेलिबरेटली आ रहे हैं, कई बार एक्सीडेंटली भी आते हैं। ये एक्सीडेंटल केसेस है, यानी कि गलती से जो जानवर हैं वो पानी के लिए या किसी चीज के लिए बाहर आ जाएं। अब डेलिबरेटली क्यों आते हैं? तो धीरे धीरे करके हमने फॉरेस्ट थिनिंग की है, धीरे धीरे करके हमने फॉरेस्ट को श्रिंक किया है। थिनिंग का मतलब है हमारे जो फॉरेस्ट हैं जितने डेंस होने चाहिए थे, यानी कि उनकी जो जितनी सघनता होनी चाहिए थी वो भी हमने कम की है। और सेकेंडली हमने फॉरेस्ट का एरिया भी एनक्रोच किया है। जानवर एक्चुअली में अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में नहीं आ रहे हैं, ये हम हैं जो फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं। इसके कारण मानव पशु संघर्ष बढ़ रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। वो छिंदवाड़ा वाला केस अक्सर मैं उदाहरण के लिए यूज करता हूं, जहां पर एक शायद एक मेला लगा हुआ था, उस स्थान पर पुलिस की जो कह लीजिए अस्थायी उन्होंने रहने का स्थान बनाया था, वहां पर बेयर का अटैक होना हो और उसके बारे में काफी ज्यादा खबरें चली कि भाई इस एरिया में बेयर्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये बढ़ना सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसके बारे में आर्टिकल्स आए थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने इसका डिस्कशन पहले भी किया है। तो इसके कारण क्या है, तो मैंने कारण बताए। आगे इसका परिणाम और इसमें सुधार के लिए हम जो है डिटेल डिस्कशन में इसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है, बनाया जा सकता था, और अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरी उम्मीद है कि यह बनना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अच्छा, और ना ये सारे क्वेश्चंस को बताने का मेरा आशय क्या है, मतलब मैं तो सिर्फ रीड कर आगे बढ़ूं, पर मेरा रीजन ये है कि वो नए बच्चे जो अभी देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई हम क्या ऑप्शनल चुने या कैसे हमें ऑप्शनल चुनना चाहिए, उनके दिमाग में थोड़ी क्लियरिटी आए। यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ दैट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे बना नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। बढ़िया चीज़ है, आप अगर ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपके आने वाले टाइम में आपके जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं, आप इससे भी समझ जाओगे। देखिए, वायुमंडल का त्रिकोशिक परिसंचरण, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये कैसे होता है इसके परीक्षण कीजिए, लिखा हुआ है। और पृथ्वी को एक जीवित ग्रह बनाने में इसके योगदान को आपको सदो उदाहरण यानी कि विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। एकदम कन्वेंशनल क्वेश्चन, बनाने लायक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ट्राई सेल्यूलर मेरिडोनियन डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट, यानी कि त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का एक सीधा सीधा डायग्राम प्लॉट करके अगर आप इसे एक्सप्लेन करते तो आप परिसंचरण समझा पाते। मैंने इवन जीएससी क्लासेस में डिस्कस करा है, ऑप्शनल में तो हम डिस्कस करते ही हैं, आप आराम से उसे बता सकते थे। और इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि यह पृथ्वी को एक जीवित ग्रह कैसे बनाता है। तो बच्चे, आपने अगर जीव भूगोल का थोड़ा सा सेक्शन भी पढ़ा होगा तो आप इसका उपयोग वहां से कर सकते थे। मतलब हम क्लाइमेटोलॉजी में तो सीधा सीधा ठीक है, ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका एक सेकंड पोर्शन जो है वो जीव भूगोल में आता है। जब हम विश्व में जंतु और पादपों के वितरण को देखते हैं, कैसे जो है वो विश्व में अलग अलग एरिया में फॉरेस्ट का फॉर्मेशन, डेजर्ट का फॉर्मेशन, अलग अलग एनिमल का जो है एस्टेब्लिशमेंट, उनकी स्पीशीज का ओरिजिन, ये सब कुछ कैसे होता है, तो मैं अक्सर उदाहरण से ये बताने का प्रयास करता हूं। याद करना, इवन हमने जीएस इंडियन ज्योग्राफी में भी इसका डिस्कशन किया था कि किसी एरिया में जब स्थायी पवनें, ग्रहीय पवनें या प्लैनेटरी विंड्स प्रवेश करती हैं तो कॉन्टिनेंट के एक पोर्शन में जो है वो स्टैब्लिश करती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक पोर्शन में डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब एक जगह पर जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, फिर घास के मैदान, फिर डेजर्टिफाइड एरिया। और एक तरफ जो है ठंडी जलधारा दिखेगी, दूसरी तरफ गर्म जलधारा दिखेगी। और इसके निर्माण के पीछे का भी कारण ये स्थानीय पवनें ही है। तो आप उससे जो है वो कनेक्ट कर सकते थे कि पृथ्वी पर जंतु पादप का वितरण ये किस प्रकार से जो है वो कॉज करती हैं। एक डायमेंशन ये हो सकता था। आप एक और डायमेंशन डिस्कस कर सकते थे कि जीवित ग्रह बनाने में कैसे जो है वो लाभदायक है। तो आप रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि वर्षा का होना, वर्षा का वितरण, मेघों का निर्माण, इन सारी चीजों को भी इससे लिंक कर सकते थे। तो क्वेश्चन इज मॉडरेट, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए था, ठीक है। और जरूर मुझे बताना कि जो बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं पहली बार, उन्हें देखकर ये महसूस हो रहा है या नहीं कि ये क्वेश्चन तो हमने जीएस में भी पढ़े थे। फाइन, बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक। अब यहां पर देखो, ये वर्ड को देखकर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़े से परेशान हो जाए, ठीक, लेकिन थोड़ा सा रुका करो। कई बार यूपीएससी जो है वो लिखते समय शब्दों को थोड़ा क्लिष्ट बना देती है, थोड़ा सा उसे
टफ बना देती है। तो उससे फर्स्ट लुक में देखकर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बड़ा कठिन है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप जरा देखिएगा, पुनर्बहाली शब्द लिखा हुआ है, आप यहां पर रिस्टोरेशन देख लेते तो आपको आसानी से समझ में आ जाता। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली संयुक्त राष्ट्र दशक क्या है? सीधा सीधा 2021 से 2030 के लिए जो डिक्लेयर करा गया था पूरा का पूरा दशक, पूरा का पूरा डेकेड, उसके बारे में पूछा गया है। और इसमें कहा गया है कि यह कैसे पारिस्थितिक लक्ष्यों को जो है खाद्य सुरक्षा और विकास जैसी जो चीजें हैं उससे कनेक्ट करता है, और साथ में ये उसे संतुलित बनाने का प्रयास करता है। देखो, अगर आपने इसे जीएस, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इसमें तो थोड़ा ज्यादा जीएस का इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर आपने इन्वायरमेंट जीएस में पढ़ा है तो वहां पर तो इसका जिक्र आता ही है। थोड़ा सा आप जीएस से निकालते और थोड़ा सा फिर आप उसे कनेक्ट करते फूड सिक्योरिटी के साथ, थोड़ा सा आप उसे सामाजिक आर्थिक चीज़ों से कनेक्ट करते तो आसानी से बनाया जा सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप ऐसी चीज़ों को जीएस में भी पढ़ते हैं। ऑप्शनल में तो खैर हम इसे ब्रॉडर सेंस में देख ही लेते हैं, बट ये थोड़ा सा जीएस का इसमें इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि दिखाई देगा। चलो आओ बच्चों, यहां देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, स्टिल हिमालयाज आर राइजिंग। फाइन, आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम हर जगह पढ़ते ही हैं। मतलब आप कभी भी जीएस पढ़ो या कभी भी कहीं भी ऑप्शनल पढ़ो तो उसमें तो ये बताया ही जाता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और ये ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, इसके प्रमाण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये सब कुछ हम जीएस में भी देखते हैं, ऑप्शनल में थोड़ी ज्यादा गहराई से देखते हैं। अक्सर हम इसमें जोशीमठ का एग्जाम्पल यूज करते हैं कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। उसके कारण जो है यहां पर आपको बड़े स्तर पर जो लैंडस्लाइडिंग की स्थिति है या भूस्खलन जिसे हम कहते हैं उसकी स्थिति दिखाई देगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा जाती है। बट जो पूछा गया है, अगर मैं उस तक अपने आप को लिमिटेड रखूं तो देखिए यहां पर पूछा गया है कि उपयुक्त चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से इस कथन की जो है वो इस कथन को एक्सप्लेन कीजिए और साथ में इसमें जो है उपरोक्त प्रक्रियाओं का भी वर्णन कीजिए। कुल मिलाके हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। आप इसमें बताइए बढ़िया कि कैसे जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ था, कैसे हम अफ्रीका की प्लेट से सेपरेट हुए, कैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो शिफ्टिंग हुई, हम ड्रिफ्ट होते हुए यहाँ आए, कैसे जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसमें आप थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक का वर्णन कीजिए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट का यानी कि महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हुआ। इस अभिसरण के कारण जो है फोल्डिंग के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। एक सिंपल प्रोसेस है। फिर आप बताइए इसके एविडेंसेस, आप एक्सप्लेन कीजिए कि रिसेंटली बताया गया कि हिमालयन पोर्शन में जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ब्रेक हो रही है। ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका ब्रेक हो रहा है। रिसेंटली, आई थिंक रिसेंटली नहीं, मतलब 8-9 महीने पहले की एक न्यूज़ थी कि इंडिया टूट रहा है। उसमें मैंने इस पर लेक्चर भी लिया है यूट्यूब पर, जिसमें आपको मैंने बताया है कि हमारी जो प्लेट है उसका ऊपरी पोर्शन छिल रहा है। सबडक्शन और एबडक्शन के कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करा है। हिंदी में तो उसे केवल और केवल हम क्षेपित होना कह देते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं और ये दोनों बातें मैंने यूट्यूब पर और क्लासेस में भी डिस्कस की हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। इस कारण से कहा जा रहा है कि भारतीय प्लेट टूट रही है, हिमालय का निर्माण हो रहा है और उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सुकोत्रा छागोस रिज, इसकी लंबाई बढ़ रही है। सेंट पॉल प्लेट्यू, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। सेंट पॉल प्लेट्यू की अगर ऊंचाई बढ़ रही है या सुकोत्रा छागोस रिज यानी कि सुकोत्रा छागोस कटक, इसकी लंबाई का बढ़ना, यहां 2 शब्द मैं यूज कर रहा हूं। एक है सुकोत्रा छागोस कटक की लंबाई का बढ़ना और सेंट पॉल प्लेट्यू की ऊंचाई का बढ़ना। सेंट पॉल का पठार जो कि सबमर्ज है, मतलब कि सागर के नीचे है, उसका ऊंचाई का बढ़ना यह बताता है अपने आप में कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे शिफ्ट हो रही है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आगे शिफ्ट होना अपने आप में एक प्रमाण है कि हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। तो आप इस प्रकार से हिमालय की ऊंचाई के बढ़ने के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते थे। ठीक है, डन। और साथ में फिर उसने पूछा है कि इसकी प्रक्रियाएं क्या है, तो आई थिंक अभी हमने जो डिस्कस करा वो प्रक्रियाओं के बारे में ही है। ठीक, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, यहां क्वेश्चन पूछा गया है, अमेजन और कांगो बेसिन में कृषि के लिए वनों की कटाई के पारिस्थितिक परिणाम क्या है। सेकंड है, विशेष रूप से जैव विविधता और जलवायु के संबंध में इसकी चिंताओं को जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन मैं अगर कहूं तो आप सर्च करना जरा इसके बारे में। ठीक, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। और न्यूज में इसलिए नहीं था कि वनों की कटाई की जा रही थी, एक्चुअली वहां एक कंसेप्ट बताया गया था कि जो कांगो बेसिन का एरिया है, ठीक है, कांगो बेसिन का एरिया और खासकर सहारा का एरिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सहारा का, माफ कीजिएगा कांगो मैंने एग्जांपल में यूज करा। सहारा के एरिया के लिए कहा गया
कि सहारा की जो रेत है और जो धूल है, इसके पार्टिकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा अटलांटिक पार करके अमेज़न के एरिया में जो है वर्षा के फॉर्म में नीचे आते हैं। तो अमेज़न के वनों को जो बढ़िया अवसाद है, यानी कि वो अवसाद जिससे उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी फर्टाइल हो सकती है, वो प्राप्त होता है सहारा के एरिया से। ठीक, इसके कारण एक तो ये न्यूज में आया था। उसके बाद फिर चर्चा की जाने लगी कि भाई अमेज़न के स्वास्थ्य के बारे में हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अमेज़न और कॉन्गो बेसिन दोनों में ही बड़े स्तर पर वनों की कटाई करके उसकी श्रिंकिंग हो रही है और थिनिंग हो रही है। इसके बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा भी था न्यूज में, तो एक्सपेक्टेड था, पूछा गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, छोड़ो ये सब बातें कि ये न्यूज में था या नहीं था। आप इतना सोचिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कटाई के क्या परिणाम है। तो आप यहां पर आराम से उत्तर बना सकते थे कि भाई इस कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वनों की कटाई करके अगर वहां आप एग्रीकल्चर लैंड बनाना चाहते हो तो ये लेटराइट सॉइल का एरिया होते हैं, ये फर्टाइल सॉइल नहीं है। आप जो है वो प्राइमा फेशिया में अगर खाद्यान्न उत्पादन करना चाहोगे तो ये खाद्यान्न उत्पादन होगा नहीं, और एंड ऑफ द डे आप झूम कल्टीवेशन करने लगोगे, ज्यादा से ज्यादा कटाई करने लगोगे। आप इसमें कई ऑथर्स के स्टेटमेंट कोट कर सकते थे कि जो सदाबहार वन है, अब सदाबहार वन की जगह आप अमेज़न और कॉन्गो यूज कर लीजिए, कि इस बेसिस में अगर आपने वनों की कटाई शुरू की तो एक क्रमिक क्रिया है, ये एक चेन रिएक्शन है, और जितना आप काटते जाएंगे फॉरेस्ट को वो उतना ज्यादा आपको उसको काटने की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। क्योंकि जो चीज आप गेन करना चाहते हो, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो जमीन उतनी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रोडक्शन करेगी नहीं, अगर आपका उद्देश्य जो है वो कृषि के लिए है। ठीक, और यहां पर कृषि में ही लिखा हुआ है। मतलब मेरा डिस्कशन क्यों कृषि के साइड टिल्ट है, क्योंकि देखिए यहां पर कृषि पूछा गया है। अफेक्ट और भी हैं, लेकिन इसके एरिया के आसपास कटाई करके आप जो है वो अगर कृषि को प्रमोट करोगे तो वो कृषि का जो आपका एक्सपेक्टेशन है ये सॉइल उसे फुलफिल नहीं करेगी, और फुलफिल नहीं करेगी इस कारण से फिर आप जो है वो लगातार काटने के लिए मोटिवेटेड होते रहोगे। तो एंड ऑफ द डे इससे फॉरेस्ट तो खत्म हो ही जाएगा। तो आपको एक डायमेंशन ये समझाना था, साथ में फिर जो है वो इसके पारिस्थितिक परिणाम क्या होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप जो है वो फॉरेस्ट को कट करोगे तो सीधा सीधा पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होगा, वहां के जो बायोडायवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है उस पर स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव आएगा। जो 5 मेजर नकारात्मक प्रभाव हैं क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो आपको इसके मेजर 5 इफेक्ट्स बताऊंगा, तो वहां पर आप लोग इसे देखिएगा। मतलब क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद बनाया आप जो है बना पाएंगे। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे प्रश्न भाई बनते वाले प्रश्न आ रहे हैं, नहीं, नीचे आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, आपको 2 प्रश्न दिखाई देंगे जिसमें मैं कहने वाला हूं कि देखो भाई ये प्रश्न था, जो प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी और स्पष्ट रूप से जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट लुक में हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, तो वो प्रश्न भी आएगा, तो चिंता मत करिएगा। इसके अलावा यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणाली में ऊर्जा के वितरण और संतुलन का परीक्षण कीजिए। देखिए अब ना आप जीएस में जो एक टॉपिक पढ़ते हो कि सौर बजट क्या होता है या ऊष्मा बजट क्या होता है, उसे हम ऑप्शन में भी पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा गहराई के साथ पढ़ते हैं। तो आप उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग पृथ्वी के सौर बजट से या ऊष्मा बजट से भी इसको लिंक कर सकते थे, और साथ में पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से भी आप इस प्रश्न का उत्तर बना सकते थे। तो मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, पर इसको आप लोग आराम से टैकल तो कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि यहां चर्चा हो रही प्रवाल द्वीपों की, बैरियर रीफ्स की। मैं यही सोच रहा था कि भाई जो प्रवाल के द्वारा बनने वाले द्वीप हैं उसके बारे में प्रश्न है, क्योंकि जल्दी से प्रश्न देखकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, पूरा पेपर देखना चाह रहा था। फिर हमारे मतलब मैं आपको ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम में भुवन सर भी जो है वो ऑप्शनल का डिस्कशन कर रहे हैं। हम दोनों ही बात कर रहे थे, और बात करते करते चर्चा में आया कि नहीं भाई ये बाधा द्वीप लिखा हुआ है, ये बैरियर रीफ्स नहीं लिखा है। ठीक, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा बैरियर रीफ आ रहा था, बट यस ये मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें। कई बार हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो हमें वो प्राइमरली दिखने लगती है पेपर में, तो इसको आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर पूछा गया है बाधा द्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। मतलब ये कैसे जो है वो निर्मित होते हैं और इनका महत्व क्या है। मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो उत्तर भी बताऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तब इसकी चर्चा, या फिर भू आकृतिक प्रदेशों की जब हम चर्चा करते हैं, भू आकृतिक क्रियाओं की जब चर्चा करते हैं, तो इसकी चर्चा फर्स्ट लुक में नहीं आती। ये प्रश्न
इज डिसेंटली हार्ड क्वेश्चन। ठीक, ये ठीक ठाक प्रकृति का क्वेश्चन है। कैसे फॉर्म होते हैं तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं, बट यस मैं इसे कहूंगा कि ये थोड़ा सा हार्ड प्रकृति का प्रश्न है। कुल मिला के फॉर्मेशन इसका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास रेत यानी कि सैंड के डिपोजिशन से होता है। ये एक जो है शैलो सी क्रिएट कर देते हैं, तट के जस्ट बाजू में एक उथला सागर बना देते हैं, और फिर ये जो उथला सागर बनता है ये एक अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी का प्लेस होता है। कैसे फॉर्म होते हैं डिटेल में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आप लोगों से इसकी चर्चा करूंगा। आपको भले ही देखकर लगे या फिर सामान्य रूप से अगर आप कहीं और भी सुने इस डिस्कशन को तो वहां हो सकता है कहा जाए कि भाई ये एकदम कन्वेंशनल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, पर मैं आपको बताऊं कि ये इतना सीधा नहीं है। ठीक है, हम जब पढ़ाई करते हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी सब्जेक्ट का या हम किसी सब्जेक्ट को समझ रहे होते हैं तो उसके कुछ लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो मैं इसे कहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड लेयर में आने वाला प्रश्न नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम आप रीड कर रहे हो तो आपको जल्दी ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो डिसेंटली हार्ड क्वेश्चन, ठीक ठाक प्रकृति से थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। आइए बच्चों सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा मानव भूगोल का है। इत्तेफाक यह है कि अभी से कुछ समय पहले ही मैंने हमारी क्लासेस के अंदर मानव भूगोल खत्म किया था और मैंने वहां बार बार चर्चा की थी कि देखो यार मानव भूगोल के केस में ना ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि आपको इसके प्रश्न देखने के तुरंत बाद ये लगे कि इसका उत्तर आपको पता है। मतलब थोड़ा सा ना आपको इसमें इंटरलिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप इसे तब ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में मानव भूगोल के संदर्भ समझ में आते हैं, प्रोस्पेक्टिव समझ में आते हैं। बट ये थोड़ा सा मेरा रॉन्ग रहा कि पेपर तो थोड़ा डिसेंट आया था, मतलब इस सेक्शन में आपको डिसेंट दिखेगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, मानव भूगोल के कल्याणकारी उपागम 1970 के दशक के बाद एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में क्यों उभरे थे। एकदम सीधा सीधा बढ़िया क्वेश्चन। मानव भूगोल के केस में मैंने जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कई बार तो उसमें चर्चा की है कि मानव भूगोल जैसे एक सब्जेक्ट के फॉर्म में उभरता है, जैसे ही जो है वो रेडजिल की अवधारणा आती है, कहीं ना कहीं ये अवधारणा जो है वो मानव के व्यवहार में भूगोल के प्रभाव को समझाती है। यही समझाने के क्रम में आगे बढ़ते हुए वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे मानव की नस्लें जो है वो एक नस्लीय आधार पर उनका अध्ययन करना एक वैज्ञानिक बात है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो जाता है। मानव के हर व्यवहार को, मानव के हर एक्शन को उसके भूगोल से जस्टिफाई करना जब स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे करके फिर 1970s में वो थिंकर्स आते हैं, वो लोग आते हैं जो मानव का व्यवहार है उसे मानव के व्यवहारिक अध्ययन या जो नस्ली आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है यानी कि ह्यूमन रेसेस का अध्ययन है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में कि हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ज्यादा बात करें। तो ये भूगोल का जो है वो कल्याणकारी उपागम कहलाता है। 1970s के दशक से ये स्टार्ट हो जाता है, 70s 80s दोनों चलता है नाम के साथ। फाइन, तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको पढ़ाया लिखाया और समझाया जाता है, तो ये प्रश्न बनाए योग्य प्रश्न था, कठिन नहीं था। नेक्स्ट की चर्चा करें, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहां पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण, और यहां पर ना कीवर्ड उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, क्रिटिकल। ठीक है, महत्वपूर्ण या क्रिटिकल खनिजों के निकासी, इसके प्रसंस्करण के संबंध में प्रमुख पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों को समझाइए। देखो संसाधन भूगोल के केस में आप लोग इसे पढ़ते हो, अक्सर इसकी चर्चा जब ज्यादा आती है जब हम रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ धातुओं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, तब इसकी चर्चा और अच्छे से आती है। कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्राइमा फेशिया में देखने पर आपको इसका उत्तर समझ में आने लगता है। तो बनाने योग्य प्रश्न था, बहुत कठिन प्रश्न नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों, यहां देखिए, यहां एक प्रश्न है और यह प्रश्न थोड़ा सा इंटरलिंकिंग का ज्यादा है। क्वेश्चन देखना बच्चे, आपको समझ में आएगा। आंतरिक प्रवासन में अपकर्ष या पूल फैक्टर क्या है और ये अक्सर कैसे जो है वो पूरे, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये फैक्टर वाला क्वेश्चन मुझे अचानक ध्यान आया कि आपने सुना होगा अभी से कुछ समय पहले इंडिया में क्षेत्रवाद के केस में बार बार जो है वो ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बार बार हिंदू में आर्टिकल आ रहे थे कि भाई भारत में क्षेत्रवाद समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक, और ये क्षेत्रवाद जो है वो जिस कारण से बढ़ रहा है, अफेक्टिव रीजन जो बताया जा रहा है वो कोई बेस है नहीं। एक्चुअली में आंतरिक प्रवासन में यानी कि किसी एरिया के अंदर, मान लीजिए वो एरिया आप भारत समझ रहे हो, मतलब आप कंसीडर कर रहे हो इंडिया को, तो इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन के फैक्टर्स हैं, वो जो फैक्टर बताए जा रहे हैं उतने अपफ्रंट वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
वो हमें लग रहा है, व्यक्ति को लग रहा है कि मैं माइग्रेट इस रीजन से कर रहा हूं, पर वो उतना वास्तविक रीजन नहीं है। तो उसके बारे में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरलिंकिंग का ज्यादा है। रिसेंटली मुद्दों को अगर आप कोट करते तो आप आसानी से इसका उत्तर बना सकते हैं। मैं डिटेल में जब चर्चा करूंगा तो इसके लिए महाराष्ट्र का और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं थोड़े डायमेंशंस जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे बताने के लिए पहले आपको इसका पूरा कंटेक्स्ट से समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओगे तो देखिए यहां पूछा गया है प्रादेशिक असंतुलन यथास्थान और बहिर्स्थान कारकों का परिणाम है। देखो ये इन सेतु एक्स सेतु के केस में पूछा गया प्रश्न है। आप जीएस में भी इसे पढ़ते हो। प्रादेशिक असंतुलन के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है, तो अक्सर हम इसे मिटिगेशन के फॉर्म में देखते हैं, बट हम इसके जो है वो नकारात्मक प्रभाव यानी कि इसके थोड़ा से नेगेटिव इंपैक्ट भी चर्चा करेंगे। डिटेल में जब डिस्कशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकली टफ क्वेश्चन है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड टाइम ही अपने सब्जेक्ट की रीडिंग की होगी तो आपको ये प्रश्न कठिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम इन सेतु और एक्स सेतु को जिस फॉर्म में पढ़ते हैं उसके विपरीत फॉर्म में इसे पूछा गया है। फैक्टर्स को जब आप इवेल्युएट करोगे, अरे भाई क्या हो गया, आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, चलो जब आप इसके फैक्टर्स को डिस्कस करोगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी। पहले तो आप समझाएंगे उत्तर में कि इन सेतु प्रोसेसेस क्या होती हैं, एक्स सेतु प्रोसेस क्या होती है, यथास्थान और बहिर्स्थान जो क्रियाएं हैं संरक्षण के लिए वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, और फिर उसके बारे में उसके नकारात्मक प्रभाव निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा डेटा कंटेंट की कमी है। ठीक, तो मैं तो मानूंगा इससे कि ये डिसेंटली हार्ड क्वेश्चन है। देखो हार्ड कहने का मेरा आशय ये नहीं है कि आपको इन प्रोसेसेस के बारे में पता नहीं है। एक्चुअली वो जिस सेंस में उसे पूछ रहा है उस सेंस में आप उतना लिख पा रहे हैं या नहीं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इसे टफ या इजी कह रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए यहां क्वेश्चन देखिएगा, नगरीय नियोजन में तंत्र विश्लेषण का क्या महत्व है और इसके क्या परिणाम है। चलो भाई सीधा सीधा बढ़िया क्वेश्चन है। ये सिस्टम एनालिसिस में आता है, हम इसे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, आप भी इसे जानते हैं कि भाई सिस्टम एनालिसिस नगरीय नियोजन में कैसे सहायक होता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, रूरल एरिया डेवलपमेंट हो, ह्यूमन सेटलमेंट हो, ह्यूमन मतलब मानव का अधिवास हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, इन सब का परिप्रेक्ष्य में हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं। भाई सिस्टम एनालिसिस करा ही किसका जाता है, आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स का या एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के केस में उसके डेवलपमेंट में तंत्र विश्लेषण करते हो, बढ़िया चीज है। आप इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, क्लस्टर्स का निर्माण है, औद्योगिक बेल्ट का निर्माण है, ये किस प्रकार से करा जाता है, मॉडल्स के केसेस में आप इसका यूज करते हो, ये सब कुछ तंत्र विश्लेषण में आता है। सो सिस्टम एनालिसिस प्राइमा फेशिया का टॉपिक है। फर्स्ट बार अगर आप पढ़ते हो ऑप्शनल तो भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और नगरीय नियोजन में किस प्रकार से सहायक होता है डिटेल में चर्चा की जाती है। देखिएगा मैं आपको यूनिट बताता हूं, पेपर नंबर 1 का पार्ट बी, और उसमें उसकी फर्स्ट यूनिट में ही देखिएगा प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको दिखाई देगा। साथ में फिर जो है मॉडल्स थ्योरीज में भी आपको दिखाई देगा, जो कि यूनिट नंबर 5 है। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको आराम से क्वेश्चन बनना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस बढ़िया टॉपिक है, और जब क्लासेस हुई थी तो इस वर्ष मतलब अभी जो मैं जिस बैच को पढ़ा रहा हूं उस बैच में मैंने रनिंग बैच को शायद आज से 1 महीने पहले ही सिस्टम एनालिसिस 1.5 क्लासेस में यानी कि लगभग 4-5 घंटों में समझाया था। कृषि के लिए अलग था, उद्योग के लिए अलग था, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सारा डिस्कशन था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बना होगा। ठीक है, वेरी गुड सुयोग, स्वामी मॉडल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी यही सोच रहा था कि कोई ना कोई विद्यार्थी, कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो जरूर इसे दोहराएगा। हमने स्वामी मॉडल में इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, चलो बढ़िया है। आप लोग अगर इसे लिखना चाहते तो आप बना सकते थे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये भी प्रश्न जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में स्पष्ट रूप से दिखता है। दोनों शब्दशः लिखे हुए हैं, दोनों के बारे में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आराम से आप इसका उत्तर बना सकते थे कि भूगोल में जो है वो द्वैतवाद, और यहां पर दिख नहीं रहा होगा इसे मैं लिख देता हूं, द्विमांगीकरण। ठीक, ये जो है ये क्या है, ये कैसे सब्जेक्ट को विकसित करता है। मानव भूगोल का कुल मिला के जन्म यानी कि इसका ओरिजिन इसी द्वैतवाद की अवधारणा से हुआ था। इसके बारे में प्रश्न है, मानव भूगोल कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ। अगर मानव भूगोल की आप कोई भी क्लासेस लेते हो तो आपको वहां पर द्वैतवाद और ये सारी अवधारणाओं के बारे में बताया जाता है। कई जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि हम भूगोल को सीधा सीधा पढ़ें, यानी कि हम ये माने कि भूगोल के अंदर एक ही शाखा है,
जो कि भौतिक चीजों जैसे पर्वत निर्माण से लेकर जो पर्वत निर्माण से लेकर जलवायु कारक है और साथ में समुद्र विज्ञान, ये सारी चीजें हम इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहें। दूसरी शाखा ये कहती है कि नहीं, हमें एक अलग भूगोल की शाखा जो है एस्टेब्लिश करनी होगी, जो कि इस बात का अध्ययन करे कि इन सारे भौतिक कारकों के कारण मानव पर क्या प्रभाव आता है। तो मानव के ऊपर आने वाला प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव, ये एक अलग शाखा है भूगोल की, जो कि भूगोल को एक नए विषय के रूप में भी वर्णित करती है। यानी कुल मिला के मानव भूगोल का एकदम फर्स्ट लेयर पे पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। बढ़िया है, पढ़ा था, बनना चाहिए था। ठीक, देखिए, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों के परिसीमन में भाषा और धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ईमानदारी से बताइएगा बच्चों, अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा तो आपको बढ़िया से बनने वाला क्वेश्चन है। मैंने कितने ही बार इस बात को रिपीट किया है कि भाई जैसे जैसे मानव का विकास हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से यानी कि पशुपालन से कृषि, और कृषि से फिर भाषाई समूह से सांस्कृतिक समूह से धार्मिक समूह, इसमें हम जो है वो समय के साथ विकसित हुए हैं। तो विश्व के अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना चाहिए था, पेपर में पूछा था। बढ़िया क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है। आप देखो, जिन बच्चों ने शायद पढ़ा होगा उन्हें एक बार मेरा एक उदाहरण याद आ रहा होगा कि यूरोप के केस में हम कहते हैं कि 3 मेजर जो सांस्कृतिक ग्रुप है वो वहां उपस्थित है। यही सांस्कृतिक ग्रुप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लिंग्विस्टिक से फिर रीजनल से फिर धार्मिक समूहों में बदले हैं। भारत के केस में भी यही होता है। भारत के अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश हैं, विश्व के अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश हैं, और इनका एस्टेब्लिशमेंट इसी प्रकार से हुआ है। किसी भी एरिया का जो कल्चर है, मैंने कितने ही बार उदाहरण के लिए बताया है कि ईच एंड एवरी रिलीजन इज नथिंग बट अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ कल्चर। किसी भी स्थान का धर्म जो है वो उस स्थान की संस्कृति से ही अपना ओरिजिन निकालता है। ठीक, और किसी भी स्थान की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उसके भूगोल से, उसकी ज्योग्राफी से बिलोंग करती है। उदाहरण के लिए मैंने कई बार कहा कि भाई एक रिलीजन जिसका मेन इन्फ्लुएंस जो है वो पश्चिमी यूरोप में दिखाई देगा आपको, वहां पर आपको वैलिडेशन दिखेगा वाइन का। ठीक, एक रिलीजन जिसका ओरिजिन और मेन उसका स्ट्रेच जो है वो आपको अरब के एरिया में दिखाई देगा। आई एम टॉकिंग ऑफ इस्लाम, दैट इफ यू यूज टू ड्रिंक वाइन देन यू आर नो मोर अ फॉलोवर ऑफ इस्लाम। वाई? बिकॉज उस एरिया का क्लाइमेट जो है इसको जस्टिफाई नहीं करता, इसको सपोर्ट नहीं करता, तो रिलीजन भी कहेगा कि भाई आपको कंज्यूम नहीं करना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रोमिनेंट रिलीजन, दे ऑलवेज यूज टू से, मतलब इस क्षेत्र का मुख्य धर्म वो सीधा सीधा आपसे कहेगा कि अर्ली मॉर्निंग शार्प 4 o'clock 4 बजे उठ जाओ, और उठने के बाद जो है वो आप यू गो एंड वर्शिप। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल नेशन है, उष्णकटिबंधीय देश है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा के अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा ज़्यादा है, पर ब्रीदिंग आपको ऑक्सीजन का स्तर जो है वो सुबह 4 बजे के आसपास ज़्यादा मिलेगा, बॉडी में ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसलिए आपको बॉडी साइज का कंपैरिजन मैंने बताया, कई बार डिस्कशन हुआ कि बॉडी साइज जो है वो कैसे किसी एरिया के क्लाइमेट से अफेक्ट करता है, इसमें जो है मॉइस्चर का क्या रोल होता है। ठीक, तो आपके बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक से लेकर आपके रिलीजन की प्रैक्टिसेस तक सब चीजें आपकी जलवायु से जो है वो कनेक्टेड हैं। आप आसानी से इसको जो है वो एज आ आंसर डेवलप कर सकते थे, और ये आपके इवन सिलेबस में आमुख रूप से प्राइमा फेशिया में फर्स्ट लुक में भी दिखाई देता है। पेपर नंबर 1 का पार्ट भी यूनिट फर्स्ट में आपको धर्म, भाषा और ये सारी चीजें दिखाई देंगी। मैंने क्लासेस में तो डिटेल में डिस्कशन किया है, तो मैं मानकर चलता हूं कि बच्चे को ये प्रश्न बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहां पर पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, जस्ट अ सेकंड, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागवानी कृषि के स्थानिक प्रतिरूपों और प्रादेशिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को देखने के बाद मुस्कुरा रहे होंगे। फाइन, क्योंकि मुझसे ना क्लास में बच्चों ने कई बार ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि सर जैसे ही आप जो है वो वेस्टर्न यूरोप की चर्चा करते हो, कहीं ना कहीं चर्चा करते करते आप बागवानी कृषि और वाइन कल्चर तक पहुंच जाते हो। ओके, तो ठीक है भाई, बनाने लायक प्रश्न था, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो क्लास के बच्चे हैं कि वो याद कर पा रहे हैं कि हमने इसकी चर्चा की है। भाई अब क्वेश्चन तो डायरेक्टली फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप नहीं है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए है। कुल मिला के ये हमारी चर्चा है। जब भारत के परिप्रेक्ष्य में आप भारत में कृषि वगैरह देखते हो, इंडियन ज्योग्राफी में जब आप कृषि वगैरह देखते हो, तब इसकी चर्चा ज्यादा आती है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया प्रश्न है, भारत लिखा नहीं है लेकिन है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आई थिंक ये बनाने योग्य प्रश्न था, टफ नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है
तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे क्वेश्चन जरा ट्रिकी सा लगा, मतलब आपको पढ़कर लगेगा, मतलब जो लोग आज पहली बार देख रहे होंगे इस प्रश्न पत्र को, उन्हें अभी तो लग रहा होगा कि हाँ भाई प्रश्न आसान है कि तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेल की क्या भूमिका है। ये ना आपको अभी देखने में बड़ा आसान सा लगेगा। आई नो कि ज्यादातर बच्चे तो यही कह रहे होंगे कि अच्छा सुनो बच्चे, वेरी गुड फाइन, ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न तो इज लाइक अ इजियर वन, मतलब इसे आसानी से टैकल किया जा सकता था। उत्तर लिखने पर आओगे तो आपको समझ में आएगा आधा तो बन रहा है, आधा बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट को इंटरलिंक करना पड़ेगा। ईमानदारी से देखना, आपको ये तो अभी ठीक लग रहा है कि ठीक है तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें पता है भाई कि कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक चाइना, इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में तेल को आयातित करना पड़ता है। वी आर द बिग इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, ठीक। और इंडिया लगातार बीते वर्षों में जो है अपना ऑयल रिजर्व बढ़ा रहा है, हम जो है ऑयल स्टोर बढ़ा रहा है, रिजर्व तो नहीं, फाइन, ऑयल स्टोर बढ़ा रहा है। हमने अपनी डिप्लीटेड माइंस में इवन जो है ऑयल स्टोर किया है एक समय पर। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप तो इसको बना ले जाओगे। लेकिन जब ये आएगा ना दूसरा वाला डायमेंशन कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेल की क्या भूमिका है, तब फिर आपको कई चीजों को जो है वो इधर उधर से खींच खींच कर लाना पड़ेगा। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि हम कैसे ऑयल को जो है वो क्लीन एनर्जी के फॉर्म में चेंज करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें आपने सुना होगा अभी से कुछ समय पहले, हाँ, ओपेक नेशन और रशिया, फिलहाल तो रशिया, फाइन, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। खैर जिस परिप्रेक्ष्य में वो न्यूज में था वो तो खैर राजनीतिक चीज है। हमने ऑयल इंपोर्ट किया रशिया का, उसमें फिर यूएसए का एंगल, और फिर यूएसए की ये ट्रेड वॉर जैसी कंडीशंस, टैरिफ का लगाना, वो अलग कंटेक्स्ट है। बट यू कैन से कि सब कुछ शुरू तो इसी से हुआ था। आखिर में कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो चेंज होते होते इस फॉर्म में पहुंचा है। लेकिन स्टार्ट वो इसी बात से हुआ था कि इंडिया यूज्ड टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, हम रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं, इसी से सिरदर्द ज्यादा कर रहा है अमेरिका का। बट वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। प्रश्न थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में था कि स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण में तेल की क्या भूमिका है। तो देखो आप इसमें कुछ चीजें मेंशन कर सकते थे, डिटेल में आंसर बताऊंगा तो वहां आपको इसकी चर्चा मिलेगी कि हम ब्लेंडेड फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम B20 पर आ रहे हैं, या फिर S16 के बारे में आप चर्चा कर सकते थे। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अभी नई रिसर्च चल रही है ऑयल के लिए, उसको आप यूज कर सकते थे, लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा है, पर आप यूज तो कर ही सकते थे इसका भी आंसर राइटिंग में, ठीक है। हाँ, कोची तेल भंडार, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में नगरीय, जस्ट अ सेकेंड, विकासशील देशों में नगरीय प्रभाव क्षेत्र में 17 नगरों या प्राइम सिटीज। अब देखो ना यहां पर ना उसने लिख दिया है ऐसे प्राइमेट सिटीज, लेकिन एक्चुअल ना ये हमारे सिलेबस में इसी नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। अभी से आई थिंक जब मानव भूगोल हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक हमने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था कि ये जो है वो विभिन्न प्रकार के जो इंटरमीडिएट सिटीज हैं वो एक अलग टॉपिक है, और एक मेगा सिटीज, एक बड़ी सिटीज, वो एक अलग टॉपिक है, और फिर प्राइमेट सिटीज ये एक अलग टॉपिक है, ठीक। तो बनाने योग्य प्रश्न है, विकासशील देशों में नगरीय प्रभाव क्षेत्र में जो 17 नगर हैं, इसके बारे में इसको उदाहरण से इसका मूल्यांकन करना था। आई थिंक बनाने योग्य प्रश्न था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इजी प्रश्न था, लेकिन हाँ अगर आप बनाना चाहते तो आप इसे बना सकते थे, ठीक। अब जरा इधर पर आओ, वैश्विक स्तर पर ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, और मुझे वो बच्चे जरूर बताएं जिन बच्चों ने थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ा है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन उन बच्चों से है जिन बच्चों ने ऑप्शन पढ़ा है। जरा इस प्रश्न का उत्तर बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, आपसे बन पा रहा है या नहीं, कि वैश्विक जो जनसंख्या का परिदृश्य है उसमें कुछ स्थानों पर तेजी से जनसंख्या में वृद्धि है, और अन्य स्थानों में तेजी से जो है वो वृद्धावस्था के साथ विकास हो रहा है, ठीक। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। आपको इसमें n नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक। आप बढ़िया कंपैरिजन कीजिए इंडिया का विद चाइना, इंडिया का विद जापान, इंडिया का विद रशिया। आप इंडिया को सेंटर पर रखकर भी उत्तर लिख सकते थे। अगर आपको इंडिया को सेंटर पे नहीं रखना है तो ठीक है, आप कंपैरिजन कीजिए वेस्टर्न यूरोप और जापान का, आप रशिया चाइना, चाइना जापान, इसका कंपैरिजन करो। क्यों, कई जो है वो मानव भूगोल के जो विद्वान हैं उनका स्टेटमेंट है कि आने वाले समय में चाइना विल बी द नेक्स्ट जापान ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा जापान चाइना बनेगा। तेजी से जो जनसंख्या है उसकी आयु, उसकी एज जो है वो बढ़ रही है,
औसत आयु धीरे धीरे करके चाइना की बढ़ रही है और जापान की पीक पर है। कहा जाता है कि जापान थोड़ा थोड़ा बुजुर्ग देश होता जा रहा है। ठीक, तो बढ़िया था क्वेश्चन, तो आप आराम से बना सकते थे। आई डोंट थिंक कि दिस इज अ टफ क्वेश्चन, मतलब हाँ पढ़ोगे तो बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो टफ लगेगा ही। ठीक, देखिए यहां पर अगला पूछा गया है, शायद यही है, यही इसी क्वेश्चन की मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था। ये जो नाम है, मैं ये एक बात कहूंगा, यूपीएससी कभी कभार भाई इस तरीके का ऑप्शनल में, भूगोल वैकल्पिक में ऐसा प्रश्न एक दो तो डालती है। ठीक, देखिए उसने जो है वो पेरोक्स मॉडल के बारे में पूछा है। मैं जब आप लोगों से डिटेल में चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा। प्राइमरली अगर मैं कहूं तो हम क्लासेस में इसका बाय नेम डिस्कशन नहीं करते। ठीक, तो ये कह सकते हो थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है। ठीक, अभी मैं खैर इसकी उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जब एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आंसर आप कैसे बना सकते थे। अगर आपने बाई चांस इसे बाय नेम नहीं पढ़ा है तो भी आप कम से कम इतना तो जानते हैं कि विकास ध्रुव सिद्धांत ये क्या है, और विकास ध्रुव सिद्धांत भी नहीं जानते हैं तो आपको पता होगा कि डेवलपमेंट के कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं। ठीक, हम उन हॉटस्पॉट्स को एक साथ पूरे क्षेत्र के साथ समायोजित करते हैं, मतलब केवल विकास एक क्षेत्र तक सीमित हो जाएगा, ये बेनिफिशियल नहीं है, ये अफेक्टिवली रॉन्ग है। ठीक, तो हम नहीं चाहते कि एक ही स्थान पर विकास हो, वी वांट के विकास फिर पूरे एरिया में हो। तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए, पूरे एरिया की ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है कि विकास के कुछ हॉटस्पॉट्स को जो है डी हॉटस्पॉट करा जाए, हम उसका विकेंद्रीकरण करें, डिसेंट्रलाइज करें, ताकि विकास हर जगह हो सके। तो थोड़ा सा बनाने के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हो कि जो पेरोक्स का मॉडल है, बाय नेम हम अक्सर जो है इसे उतना प्राइमा फेशिया में नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है। डिटेल में चर्चा करूंगा तब फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रजनन और मृत्यु दर की विषमताओं का वर्णन करते हुए जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत और इसकी भूमिका को समझाइए। हाँ ठीक क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने पर भी समस्या हुई होगी या फिर आंसर बनाने में कहीं पर। वाह भाई वेरी गुड, नवी मुंबई मॉडल, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, फाइन। तो आई थिंक इसे बनाने में ज्यादा समस्या नहीं होगी कि विश्व में जो है वो प्रजनन और मृत्यु दर के परिप्रेक्ष्य में विषमताओं का वर्णन करना है आपको, और विश्व में जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांतों को समझाना है। दो अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए ये याद रखना था कि क्वेश्चन के जो है दो पोर्शन है। आपको एक जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत को अलग समझाना है और उसको समझाना है बेसिकली विश्व में प्रजनन दर और मृत्यु दर की विषमताओं से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ईजी है, इजी तो खैर नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो हम क्लासेस में से ठीक से कवर करते हैं कि कैसे किसी स्थान पर जनसंख्या का, एक तो हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या का संक्रमण कैसे हुआ था, फिर हम देखते हैं कि भाई प्रजनन दर को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, मृत्यु दर को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, किसी एरिया की सॉइल, किसी एरिया का एग्रीकल्चर कैसे उस एरिया में जो है वो मृत्यु दर को और कैसे उस एरिया में प्रजनन दर को प्रभावित करता है। और सेम फैक्टर इंडिया में पॉजिटिव होता है और वही सेम फैक्टर यूरोप में नेगेटिव होता है। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर का इंडिया में सक्सेसफुल होना एंशिएंट टाइम पर से वो इंडिया में जो जनसंख्या है उसको बूस्ट कर रहा था, तो सेम फैक्टर बट रिसेंट में यूरोप के अंदर जो है वो इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। एग्रीकल्चर का बूम होना यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसे कैसे अफेक्ट करता है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग थे। तो अगर आपने बनाना चाहेंगे आप आराम से बना सकते थे, बढ़िया क्वेश्चन है, इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक, लास्ट है प्रादेशिक घटकों, जस्ट अ सेकंड, हाँ, प्रादेशिक घटक कैसे जो है भूस्थानिक व्यवस्था में प्रादेशिक संश्लेषण को जो है वो प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या करना है। आसान क्वेश्चन है, हमने जो प्रादेशिक संश्लेषण है डिटेल में उसकी चर्चा की है और प्रादेशिक संश्लेषण में कौन कौन से घटक जो है वो कार्य करते हैं आपको इसके बारे में समझाना था। डिसेंट क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकता है। कल की क्लास जब होगी तो मैं इस पेपर को सॉल्व कर कर आपको बताऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन के बारे में आपसे डिटेल में फिर चर्चा मैं इसके बारे में करूंगा। तो ये था हमारा पेपर नंबर फर्स्ट। सच एकदम खुलकर अगर मैं कहूं तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कह सकते हो 4-5 से मेरा आशा है कि हर एक प्रश्न के अंदर 3 पार्ट हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन थोड़े से बाउंसर किस्म के हैं, थोड़ा सा दे आर टफ इन नेचर, बट इन जनरल पेपर इज गुड, बढ़िया पेपर है। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बीते 3 साल के पेपर में ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा
उत्साहित करने वाला है। बढ़िया पेपर है, आपको परेशान ज़्यादा नहीं करा होगा इस पेपर ने, जिसने पढ़ा होगा बन रहा होगा। ठीक है, चलो कल बच्चे मैं टाइमिंग आप लोगों को बताऊंगा, रफली अराउंड 1 बजे के आसपास क्लास होगी, उसमें हर एक प्रश्न का उत्तर डिटेल से फिर आप लोगों से चर्चा उसकी मैं करूंगा। ठीक है, आइए पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना सभी लोग के क्वेश्चन कल कैंसिल नहीं बच्चे, कल सैटरडे था, सैटरडे को तो नहीं होती है बच्चे क्लास। फाइन शिवेंद्र बच्चे, ऑप्शनल की क्लास सैटरडे को नहीं होती है, तो वो अगर होगा कुछ तो ग्लिच मुझे नहीं पता, बट सैटरडे को क्लास होती नहीं है। चलो आओ बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा आपको पता है हमें शुरुआत से ही मैं डिस्कस करता हूं कि यार देखो, ऑप्शनल लोगे तो मैपिंग के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट पर आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, आपको उसे जो मैप दिया होगा उस पर मार्क करना है। थोड़ा सा रुकना, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऋषिकुल्या नदी हो या अब तो हम जीएस में भी देखते हैं, या फिर जो है वो यहाँ आइएगा ये गीता वित्त वाला एरिया हो, ठीक, ऐसे ही एक विजयपुरम, हाँ यही तो है विजयपुरम, फाइन, ये क्षेत्र हो। 10 अगर पूछे गए हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है कि मैपिंग में कई क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछ लेता है जिसके बारे में आपने सुना भी ना हो। ठीक, कल की क्लास में खैर मैं इसे अभी ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं, कल की क्लास जब होगी तो मैं उसे अलग से इस नक्शे पर आपको प्लॉट कर बताऊंगा। एक्चुअली मुझे इसमें 3-4 चीजें आपको क्लियर करनी है। कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर आप कहते हो कि मैपिंग के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, मैपिंग अच्छे से करो, लेकिन एक बात तय है कि अभी आप यहाँ पर प्रश्न में भी देखिएगा कि मान लीजिए 10 मैपिंग के क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से 4-5 तो वो इस प्रकार से पूछ लेता है। जरा मैं इधर हो जाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन, जैसे नैयार एरिया बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये तो आपको बनना चाहिए था। श्री विजयपुरम ये भी बनना चाहिए था, धरावास वाला एरिया ये भी बनना चाहिए था। इस बार तो खैर 10 में से 5 कह सकते हो या 6 कह सकते हो जो आपको ठीक से पता होंगे। लेकिन कई बार आप लोग का ये शिकायत होती है कि सर मैपिंग के क्वेश्चन ना टफ आते हैं। ठीक, तो ना उसको सॉल्व करने का बच्चों एक तरीका होता है। ठीक, इंडिया के नक्शे पर आपको कई चीजें अगर नहीं भी पता है, ईमानदारी से मैं बताऊं तो आप केवल शब्द पढ़कर भी उसका सही रीजनेबल तुक्का लगा सकते हो। यू कैन डू अ रीजनेबल और अ गुड, यू कैन से तुक्का, मतलब मेरा कहने का आशय ये नहीं कि सिर्फ एकदम साधारण तुक्का हो, साधारण गेसिंग हो। मेरा आशा ये है कि आप ना बनने वाली चीज को भी एटलीस्ट मैप पर तो सही जगह प्लॉट कर ही लोगे। इसका एक तरीका होता है, मैं आप लोग अगर चाहोगे तो कल की क्लास में उस तरीके के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपको किस प्रकार से गोले फिल करने होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप अगर आपको प्लॉट करना है और आपको कोई स्थान बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, पर आप उस शब्द के कंटेक्स्ट को देखोगे तो आपको अंदाजा लग रहा है कि यार वो प्लेस आता तो दक्षिण में है। ठीक, या इस प्रकार के नाम या इस प्रकार के प्रकृति वाले प्रश्न या जो लोकेशंस हैं वो थोड़ा केरल साइड ज़्यादा होंगी या कर्नाटक साइड ज़्यादा होंगी, तो कैसे बना सकते हो तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो डोंट यू वरी, इस क्वेश्चंस की चर्चा मैं आगे करूंगा आप लोगों से। ठीक, आइए बच्चों थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाते हैं और चर्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट के बारे में। देखो यहाँ पर प्रश्न है करेवा के स्थान, करेवा के बारे में मैंने बताया था हिमालय के केस में एक रीवा खंड वाला सेक्शन था, एक ये करेवा वाला है, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट है। ये कश्मीर के एरिया में सैफ्रॉन यानी कि केसर की खेती के लिए उपयोग होता है। इसका आर्थिक महत्व सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष प्रकार की कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो मृदा है वो हमें करेवा के रूप में दिखाई पड़ती है। फाइन, इसके अलावा हिमालयी परितंत्र के केस में भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फसल प्रणाली और कृषिगत गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करता है इसके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिमालयन इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित प्रश्न है। आसान प्रश्न, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट अगर हिमालय के केस में, मतलब अगर उसने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, हिमालय का महत्व पढ़ा होगा, हिमालय के कंसर्निंग चीजें देखी होंगी, तो उसे यह प्रश्न बनना चाहिए था। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ठीक, देखिए भारत में समुद्री पर्यटन और इसके बुनियादी ढांचे पर एक आलोचनात्मक तार्किक निबंध लिखिए। देखो मैं इसे ना कठिन नहीं, मतलब आपको पढ़कर लग रहा होगा, जो बच्चे शायद ऑप्शनल के होंगे उन्हें पढ़कर लग रहा होगा कि यार ये तो कठिन क्वेश्चन है, पर कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर ना आप इसे थोड़ा सा कनेक्ट करते हो तो आपको पहले बताना चाहिए कि भाई पर्यटन का क्या महत्व है। ठीक, लेकिन इस पर्यटन के महत्व को हम किस कॉस्ट पर बाय कर रहे हैं, किस कीमत पर बाय कर रहे हैं। हमने अगर जो है वो आर्द्रभूमि प्रदेशों के आसपास कॉन्क्रीटाइजेशन करके उसे एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दिया, तो इसका अंतिम परिणाम यही हुआ कि वो वाटर बॉडी की जो है वो डेथ हो गई। वहां डेथ साइकिल, मृत्यु का दुष्चक्र
चलना स्टार्ट हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज गिर गया। ये पर्यटन हमने गेन तो करा, लेकिन उसका एक इकोलॉजिकल कॉस्ट हमने पे किया। सेम ऐसे ही सागरीय तटीय क्षेत्रों का भी है। हमने अगर एग्जांपल लिखते आप बढ़िया यूज कर सकते थे कि भाई रिसेंटली लक्षद्वीप के केस में गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव लिया कि हम लक्षद्वीप को जो है प्रमोट करेंगे एज अ टूरिस्ट प्लेस एज कंपेयर टू, मतलब हम थोड़ा कंपटीशन करेंगे किसके साथ, मालदीव्स के साथ उस एरिया में, कि भाई टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स के बजाय हमारे लक्षद्वीप पर आए। अब इसी के पीछे का बैकग्राउंड आप यूज कर सकते थे कि भाई जब गवर्नमेंट ने ये करा तो पूरा इंडिया उसके सपोर्ट में था, लेकिन उसके पहले जब वाइन शॉप ओपन करी गई थी लक्षद्वीप में पहली बार कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद, तो कोरोना की फर्स्ट वेव में लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं था, लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो वहां केसेस मिले। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में गवर्नमेंट ने जो है वाइन शॉप ओपन कराई थी। एम क्या था? वहां टूरिज्म को प्रमोट करना आने वाले समय में, और वो गवर्नमेंट जो है वो कैश इन करना चाह रही थी इस चीज को कि लोग जो है विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो घूमने के लिए उनके पास दूसरा मालदीव्स का एक अल्टरनेटिव के रूप में हम लक्षद्वीप को प्रमोट कर लें। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था। फाइन, तो आप बढ़िया इसका आंसर बना सकते थे, और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आपको इंटरलिंकिंग और थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में डीपर नॉलेज होना जरूरी था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भारत में औषधि उद्योग। अक्सर हम उद्योग पढ़ते समय ये वाला सेक्शन छोड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा जब अक्सर इंडस्ट्रीज वगैरह पढ़ता है या हम पढ़ाते भी हैं तो हम कुछ इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, टू बी फ्रैंक टू से, ठीक है। हम कुछ उद्योगों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे आप पर्यटन को देखो, या फिर आप लोहा इस्पात उद्योग देखो, या फिर आप कपड़ा उद्योग देखो, या कागज उद्योग देखो, इन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इस बार प्रश्न थोड़ा सा अलग डायरेक्शन से आया था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक जो औषधीय उद्योग के विकास में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या विशेषता भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इसके संकेंद्रण के संदर्भ में कीजिए। तो देखो यार, ये क्वेश्चन ना मैं ऐसा कहूंगा अगर आप मुझसे सीधा सीधा अप फ्रंट होकर पूछो तो यार ये किताबों में इसका आंसर नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस में इसका आंसर मिल जाएगा। अब उस कॉमन सेंस को आप साइंटिफिक सेंस में कैसे बदलते हो, ये आपकी उत्तर लेखन की क्षमता को बताता है, ठीक। दिस यूज टू इंडिकेट हाउ शार्प और हाउ गुड यू कैन मेक अ आंसर। अगर आप जनरल सेंस में जानते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो क्या हो गया भाई, इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के केस में एक बड़ा प्लेयर है। साउथ ईस्ट एशिया के सारे देशों में जो कम कॉस्ट की मेडिसिन है वो इंडिया से सप्लाई होती है। इंडिया इन देशों के लिए एक मेजर सोर्स है फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयों आदि के लिए। अब ये हम जानते हैं कि हम इसे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन सेंस में हमें इसके बारे में जानकारी होती है। अब आप इसे ऑप्शनल की दृष्टि से कैसे साइंटिफिक बना सकते हो विद एविडेंसेस, विद छोटी छोटी केस स्टडीज। आप यूज करिए कोरोना काल के टाइम के बारे में, आप यूज करिए कि रिसेंटली जो दवाइयों का क्राइसिस हुआ था, जब इंडिया के ऊपर टैरिफ वैरिफ की बात चल रही थी, अभी वाला नहीं, इससे पहले वाला केस, जब यूरोप थोड़ा अभी के समय टैरिफ के केस में तो अमेरिका ज्यादा प्रोएक्टिव है, बट यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पर जब वेस्टर्न वर्ल्ड बार बार इंडिया को सर्किल कर रहा था, उस टाइम पर यह बात बार बार आ रही थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हम क्यों महत्वपूर्ण है, पश्चिमी देशों के लिए हम क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बड़ा सेक्टर जो कि कम कॉस्ट पर, यानी कि चीपर कॉस्ट पर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उससे इंपोर्ट करता है, उसमें भारत का एक बड़ा योगदान है, ठीक। तो इस अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन का आंसर तो बना सकते थे। मतलब मैंने ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आसान है, मैं मतलब क्लियरली कहूं क्वेश्चन एकदम आसान नहीं है। आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा साइंटिफिक सेंस, इसे मिलाकर बनाते तो अच्छी डिश बन सकती थी। बट यस, यू कैन से डिसेंटली हार्ड क्वेश्चन। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है सर। चलो, वेरी गुड सुयोग, वेरी गुड। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो प्रवासन, सॉरी एक सेकंड, क्या हो गया भाई, ओके। भारत में प्रवाल भित्तियों और इसकी गतिशील पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में महत्वों को समझाइए। जस्ट अ सेकंड यार, मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करूं। चलिए ठीक है, एडजस्ट करते हैं, ठीक। जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, हाँ आ गया भाई। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, वो सभी स्टूडेंट
जो लोग अभी फर्स्ट टाइम पे पेपर को देख रहे हो, ये याद रखना कि मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट लुक में बता रहा हूं मैं कि ये प्रश्न किस प्रकार के हैं, टफ है, इजी है। डिटेल का डिस्कशन मैं कल करूंगा। और हमारे जो ऑप्शनल बैच के स्टूडेंट हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शनल की क्लास में अलग से इसका डिस्कशन होगा और यहाँ पर मैं अलग डिस्कशन करूंगा। कोशिश करेंगे कि साथ में कर लें, बट साथ में नहीं हो पाता है तो अलग अलग डिस्कशन कर लेंगे, टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं कि वो डिस्कशन कब होगा। वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि हम कल इसे संभव बना पाएंगे, मतलब वी कैन मेक इट पॉसिबल कि हम इसे कल कंडक्ट करें। बट अगर कल नहीं हो पाता है तो किसी एक स्थान पर तो कल हो जाएगा, मतलब या तो मैं बैचेस में कर लूँ या तो मैं यूट्यूब पर कर लूँ, किसी एक स्थान पर डिटेल डिस्कशन पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 का एक एक क्वेश्चन का हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है भारत में प्रवाल भित्तियां अपने गतिशील पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं। अब आप लोग अगर प्रवाल भित्ति सिर्फ पेपर नंबर 1 में पढ़ोगे ना तो आपको इसका उत्तर ऐसा लगेगा कि भाई बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन पेपर नंबर 2 के केस में जब आप इसे पढ़ेंगे तो भारत में प्रवाल भित्तियों के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। आपने शायद अभी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ा होगा तो आपने इस चीज को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शनल में हम ये पढ़ते हैं कि भारत की जो प्रवाल भित्तियां हैं उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनकी ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हुई है। अब हमारी प्रवाल भित्ति ना ऑन एन एवरेज थोड़ा सा पुरानी वाली प्रवाल भित्तियां हैं। खासकर मैं बात करूं कच्छ रण के आसपास के एरिया में हमें जो व्हाइट डेजर्ट दिखता है, एंड ऑफ द डे वो व्हाइट डेजर्ट क्या है, जो जिसे हम सफेद मरुस्थल कहते हैं, कच्छ रण जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया में आपको सैंड का कलर व्हाइटिश क्यों मिलता है? उसका रीजन सॉल्ट माइनिंग नहीं है, उसका रीजन वहां पर नमक का उत्पादन नहीं है। एक्चुअली में वहां वो पूरा एरिया वॉज आइलैंड और वो पूरा सबमर्ज था, फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वो जो है वो इमर्ज हुआ है, उस कारण से उस रेत का कलर जो है वो व्हाइटिश इन नेचर है। वहां पर भारत में सबसे बड़े स्तर पर कोरल ब्लीचिंग हुई है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर प्रवालों के बारे में पता होता तो आप इसका उत्तर ज्यादा अच्छे से बना सकते हो। वो विद्यार्थी जो अभी पेपर नंबर फर्स्ट में ही हैं या फिर पेपर नंबर फर्स्ट ही उन्होंने पढ़ा है और वहीं पर समुद्र विज्ञान में प्रवाल भित्तियां पढ़ी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन महसूस होगा। लेकिन हाँ, वो विद्यार्थी जो पेपर नंबर 2 में खासकर लक्षद्वीप से संबंधित प्रॉब्लम, कच्छ रण के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम, इसके बारे में पढ़ते हैं तो उनके लिए प्रश्न ठीक ठाक बनाने योग्य था। आगे बढ़ते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र किस प्रकार से देश के विभिन्न क्षेत्रों में समकालिक भौतिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों को जो है वो मैनेज करता है, कैसे उसको टैकल करता है, इसके बारे में प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है, बनाने योग्य है। 2-3 फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है। भारत में कृषि क्षेत्र जो है वो उसकी भूमिका क्या है। शुरुआत में देखोगे, जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, मैं एग्रीकल्चर जब स्टार्ट करता हूं तो सीधा सीधा हम तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, एग्रीकल्चर का भारतीय राजनीति पर, सामाजिक स्थितियों पर क्या प्रभाव है। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन है, बट मैं एक बात आपको बताता हूं, अक्सर ऐसे प्रश्नों में ना जो मॉडरेट प्रकृति के लगते हैं अंक थोड़े से कम मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर ना कुछ साइंटिफिक केस स्टडीज बतानी चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल यूज कर सकते थे, आप तमिलनाडु का एग्जांपल यूज कर सकते थे, आप आंध्र प्रदेश का एग्जांपल यूज कर सकते थे, तेलंगाना के एरिया में जो एरिड एग्रीकल्चर है उसके लिए गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, और उसको लिंक कर सकते थे आप नक्सलवाड़ी मूवमेंट से। छत्तीसगढ़ में कैसे हमने जो है वो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करके नक्सलवाड़ी मूवमेंट को उस एरिया में लिमिटिफाई किया था, कैसे हमने उसको जो है वो सीमित किया था, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते थे। मतलब क्वेश्चन तो बनाने योग्य है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पेपर नंबर 2 में यूनिट 6 में सीधा सीधा दिख जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग जब यूनिट पेपर नंबर 2 में जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा देखते हो, वैसे तो हम जनसंख्या यूनिट 1 में पेपर नंबर 1 में पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्थानों पर अलग से जनसंख्या का जिक्र आता है और वो खासकर जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आप इसे आराम से बना सकते थे कि भाई भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या वितरण का प्रारूप भिन्न क्यों है। कुल मिलाकर आप देखना आपके सिलेबस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या वितरण और इसमें भिन्नता क्या है, उसके मेजर 6 फैक्टर्स आप आराम से लिख सकते थे। बनाने योग्य प्रश्न है। मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कल डिस्कशन करना है। ठीक, भारत के आप देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में आपको एक शायद ये प्रश्न या फिर एक सेकेंड, हाँ ये प्रश्न है एक्चुअली में, पहले इसे ही देख लो। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में डेयरी क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं। ठीक,
और देखिए इसमें जो गौ जातियां हैं इनकी जनसंख्या के योगदान का वर्णन कीजिए। हम क्लास में तो इसका डिस्कशन करते ही हैं, मतलब मैं तो इस बात को कंसीडर भी नहीं कर रहा हूं कि हम इसका क्लास में डिस्कशन करते हैं या नहीं करते। आप इतना समझो कि ये क्वेश्चन क्लासेस में डिस्कस हो या ना हो, आपने इसके बारे में अखबारों में भरपूर पढ़ा है। ठीक, जब भी कोई बड़ी, जैसे अभी रिसेंटली जो गुजरात, रिसेंटली का मेरा आशा है बीते 1 वर्ष से, ठीक है, गुजरात वाले एरिया में और राजस्थान वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में, जब गायों में ना एक विशेष प्रकार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो डिजीज कौन सी है, ठीक है, जिसमें आंखों का कलर रेडिश हो जाता है, जो दूध देने वाले पशु हैं उनका, मवेशी हैं उनका, मुझे डिजीज याद नहीं आ रही है, नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे हिंदू में भी। ठीक, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इतना करंट से उठाकर उसने प्रश्न पूछा है, प्रश्न कन्वेंशनल पार्ट से है, क्लास में डिस्कशन भी होता है। आप देखो डेयरी उद्योग के बारे में ना केवल आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आप इसके बारे में डिटेल में खाद्य प्रसंस्करण में भी पढ़ते हो। उद्योग वाले सेक्शन में जब आप खाद्य प्रसंस्करण देखते हो, उसमें जो है डेयरी सेक्टर के बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप पढ़ते, भले ही आप इसे अभी सुन रहे हो कि करंट में था इसलिए पूछ लिया भाई, बट ये कन्वेंशनल का प्रश्न है, बढ़िया बनाया जाने वाला प्रश्न है। सर आपने डिक्टेशन में लिखवाया था कि यूरोप में रोग और भारत का, हाँ वेरी गुड, यूरोप में देखो जो बच्चे आप लोग ना यहाँ लिख रहे हो, जैसे ये सेशन एंड हो, नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने विचार जरूर लिखना कि आपने अगर क्लासेस करी हैं तो वो आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण रही। ठीक है, चलिए, तो डेयरी वाला क्वेश्चन है, बनाने योग्य प्रश्न है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो डेयरी उद्योग के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं उद्योगों वाले सेक्शन में या फिर भारतीय कंटेक्स्ट में, खाद्य प्रसंस्करण में तो पढ़ते ही हो आप, खाद्य प्रसंस्करण का उत्तर जो है वो यहाँ यूज कर सकते थे, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो भारत में सामाजिक, अरे हमारा एक प्रश्न रह गया है, मैं ऊपर जाकर उससे देख लूंगा, अभी एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो इसे कर लेते हैं। देखिए भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हाँ आ जाए भाई, इसी प्रश्न में थे। ठीक, आइए, भारत में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्रीय चेतना का परिणाम है जो अंतरराज्य विवाद पैदा करता है। ठीक, कथन की विवेचना कीजिए। इंडिया के कंटेक्स्ट में जब आप रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, इसके बारे में पढ़ते हो, वो एक अलग विषय हो जाता है। दूसरा टॉपिक ये आता है कि भारत में जो है वो समय के साथ थोड़ा क्षेत्रीय चेतनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। आप देखो, मैं किसी को नकारात्मक नहीं कह रहा हूं, क्षेत्रवाद देखो नकारात्मक नहीं होता, ठीक, लेकिन क्षेत्रवाद धीरे धीरे करके किस कंटेक्स्ट में यूज होने लग रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप नोटिस करना कि जब हम क्षेत्रवाद कहते हैं तो हम भले ही कह रहे हो कि क्षेत्रवाद नकारात्मक है, लेकिन रीजनेबल स्तर पर, ठीक, एक निश्चित स्तर तक, मैं शब्दों को बचाकर इस बात को कहना चाह रहा हूं, एक निश्चित स्तर तक क्षेत्रवाद तो हम भी करते हैं। ठीक, तो प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यस आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एकदम आराम से आंसर बना सकते थे। ठीक, मैं कल की क्लास में जब डिटेल में चर्चा करूंगा तो इसका उत्तर की एक फ्रेमिंग आपको बताऊंगा। आप इंडिया के केस में कैसे बता सकते हो कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है, वो विवाद जो है, वो एक सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं। आप बिल्कुल यूज कर सकते थे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का एग्जाम्पल, आप यूज कर सकते थे बिहार और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल। ठीक, ये दो एग्जाम्पल्स, आई थिंक मेरे एग्जाम्पल कहते ही आपके दिमाग में कंटेक्स्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आप यूज कर सकते थे, बनाने योग्य प्रश्न है, कठिन नहीं है। ठीक, देखो अब ना कुछ बच्चे देखना अभी जरूर ये कहेंगे, ठीक, मैंने कहा था कि यार देखो उद्योग पढ़ रहे हो, बहुत परेशान मत हो ना, लघु कुटीर उद्योग नहीं आते हैं ज्यादा, ठीक है, और देखो उसने अभी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा बनता नहीं। देखो ऐसा कोई खतरनाक प्रश्न नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया हो तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं सामान्यतः ऐसा कह देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लघु कुटीर उद्योगों में परेशान मत होना, आएगा भी क्वेश्चन तो सरल होगा, लेकिन इस बार प्रश्न सीधा सीधा आ गया है। हाँ सागर बच्चे, बिल्कुल सही। भारत में जो कुटीर उद्योग हैं, भारतीय सामाजिक आर्थिक संरचना का अभिन्न अंग क्यों है? ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों के संदर्भ में इसका आंकलन कीजिए। देखो क्वेश्चन कठिन नहीं है, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि लघु कुटीर उद्योगों के लिए हम अक्सर क्लासेस में उतना समय नहीं देते हैं, मतलब टू बी फ्रैंक टू से, मतलब मैं यहाँ केवल ये कहने नहीं आया हूँ कि देखो भाई हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ाते हैं, देखो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा।
कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट के सेंस की भी होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत उम्मीद इस बात की होती है कि वो अपना सेंस डेवलप करे विषय के लिए, अपनी समझ विकसित करें। तो अगर आपके पास इसकी एक सहज समझ या कॉमन आपके पास इसके लिए कंसेप्ट्स थे तो यू कैन मेक दैट आंसर। आपको प्रश्न पढ़कर भी लग रहा होगा कि प्रश्न उतना कोई वैज्ञानिक नहीं है। भारत में लघु कुटीर उद्योग या फिर सीधा सीधा कुटीर उद्योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? तो एक सामान्य सी बात है कि भारत मेनली एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश को आप एक बार में इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं कर सकते, एक बार में औद्योगिकृत नहीं कर सकते, आपको उसको स्टेजेस से गुजारना पड़ेगा। पहले आपको उसे लघु कुटीर उद्योग जो पहले से हैं उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। इससे जो एरिया है यानी कि खासकर रूरल एरिया है वहाँ पर वेल्थ जनरेट होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा उनमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता बढ़ेगी। फिर उन उद्योगों से निकलने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी विल बी अ पार्ट ऑफ लार्जर इंडस्ट्रीज, ठीक, और इसमें फिर शिक्षा वगैरह का योगदान, ये सारी चीजें। तो आपका पेपर नंबर 2 में आप देखेंगे तो ग्रामीण बस्तियां, ठीक है, ये तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैं क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूं, आप क्वेश्चन देखकर भी समझ गए होंगे कि भारत में जो ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के कारकों का अत्यधिक विविधता है, उदाहरण सहित बताइए। तो आई थिंक बढ़िया चीज है भाई। भारत में अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, अलग अलग, अरे ऐसे समझो आप इसको कि भाई हमारे पास अलग अलग जलवायुवी प्रदेश हैं, अलग अलग जो है भौतिक प्रदेश हैं, उनकी संस्कृतियां, उनका कल्चर अलग है, और इसके कारण आपको थोड़ा सा इंडिया में जो है वो रूरल या ग्रामीण बस्तियां थोड़ी भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेस करती हुई दिखाई देती हैं। इसको आपको समझाना है, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें किसी स्टूडेंट को समस्या हुई होगी। सामान्यतः क्लास में हम इसे पढ़ते समय आप पढ़ते हुए इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ही लेते हो, ठीक है। सागर राणा जी, आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? गुंबद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। अब क्या लिखा है आपने भैया? जरा स्पष्ट लिखेंगे बच्चे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब अभी आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एमसीक्यू पूछ रहे हो या फिर इसमें किसी प्रश्न? मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं ये गुंबदाकार पर्वत के बारे में कोई प्रश्न दिखा है। फाइन, मतलब आई डोंट थिंक। आप हिमालय के केस में बात करो तो हिमालय केस में ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है बच्चे। ये क्या लिखा है आपने ABC, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आइए सेक्शन बी की चर्चा करें। तो देखो ये आपको दिखेगा, यह सेक्शन बी थोड़ा सा आपको एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, कुछ कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत टफ फील होना चाहिए था। मैंने इसके अभी तक क्वेश्चंस जो पेपर नंबर 1 के कंपैरिजन में देखें तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बिखराव के साथ दिखेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि टॉपिक्स थोड़े थोड़े दूर दूर ज्यादा हैं, कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक्स हैं पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 2 में थोड़े से टॉपिक्स डाइवर्स थोड़े से ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब जरा आए सेक्शन बी में। देखिए ग्रामीण और नगरीय, जो यहां एक शब्द दिखेगा आपको मैं लिख दूं उपांत। अब आपको लगेगा कि भाई ये आया कुछ कठिन सा, ठीक। तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि कई बार ना आपको चीजें पहली बार में पढ़ने में, खैर मैं अभी उसको उतना नहीं चर्चा कर रहा हूं, जब डिटेल में उत्तर की चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या देखो ये ऐसे प्रश्न बस आपको, ऐसे शब्द बस आपको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये देखो ये आया कोई क्रूड सा प्रश्न, ये आया कुछ टफ सा प्रश्न, लेकिन आप उसे जरा सा या तो अंग्रेजी में देख लीजिए या तो उसका कंटेक्स्ट समझ लीजिए। अगर आप चीजों का थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ लोगे तो आपको आंसर बनाने में बहुत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि ग्रामीण नगरीय उपांत को कैसे निरूपित किया जा सकता है, भारत में इसके लिए उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप इस क्वेश्चन को देखकर, आपको ना कुछ शब्दों को देखकर ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बड़ा टफ सा है। कल तक का वेट करना, एक एक शब्द को डिकोड कर कर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप केवल क्वेश्चन का सेंस समझो, आप इस चीज को फील करो थोड़ा सा कि क्वेश्चन किस दिशा में बढ़ रहा है, पेपर किस दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। पर डिटेल में चर्चा करूंगा तो फिर एक एक शब्द का मतलब बताते हुए आपको बताऊंगा कि कई शब्द जो आपने नहीं भी सुने होते, फाइन, उसका उत्तर आप कैसे बना सकते हो, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में धार्मिक समूहों का, अब देखो जब भी कभी ना भारत में धार्मिक समूहों या फिर सोसाइटी या कई बार जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों, इसके प्रश्न जब भी आपको दिखे ना तो आप जरा एक बात नोटिस करना कि बीते 4-5 वर्षों में वो स्टेटमेंट्स पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो ये कहेगा कि इस स्टेटमेंट की आपको व्याख्या करनी है,
तो थोड़ा सा आपको इसमें ना अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा अपना सेंस, कि आपके पास ना दोनों सेंस हों, आप उसका सकारात्मक पक्ष भी बता पाओ, आप उसका नकारात्मक पक्ष भी बता पाओ, ठीक। और जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल खुलकर इस बात को कहता हूं, जरूरी नहीं है बच्चे कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा, मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, एग्जांपल इसी का ले लेते हैं कि भारत में आपने धार्मिक समूहों के बारे में आपने कोई बात पढ़ ली। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि आपने जब उसे पढ़ लिया तो उसके सकारात्मक भी आपने पढ़े हो, उसके नकारात्मक भी आपने पढ़े हो। अगर आपको उसका केवल कंसेप्ट या फिर उसकी अवधारणा समझ में आ चुकी है तो प्लीज आप उसके लिए बहुत मत परेशान हो। आप अगर अपने सब्जेक्ट के लिए कोई सेंस डेवलप करते हो, मतलब आपके पास अपने विषय के लिए कुछ विचार हैं, तो आप उसका आंसर फिर डेवलप कर लेते हो, ठीक। मतलब इसे ही तो कहा जाता है कि आपको किसी सब्जेक्ट को रटना नहीं है। ज्योग्राफी इज नॉट अ गेम कि आप उसे रट कर सॉल्व कर लोगे। ये जैसे आप इसे देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में धार्मिक समूहों का जो स्थानिक वितरण है वो कोई विशिष्ट प्रतिरूप नहीं दर्शाता है। इसका जो है वो आपको व्याख्या करनी है उदाहरण सहित। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये हमने कॉपी में या किताबों में कहां लिखा या कहां पढ़ा है, तो ठीक है, चलिए पढ़ते समय तो किसी कंटेक्स्ट में चर्चा आ ही जाती है। पर अगर ये इस प्रकार का ना होकर ये कुछ इस प्रकार का होता कि भारत में धार्मिक समूहों का वितरण स्पष्ट प्रतिरूप दर्शाता है, तब क्या होता? तो भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने धार्मिक समूहों के बारे में पढ़ा है, आपने ये बात पढ़ी है कि कैसे किसी एरिया की ज्योग्राफी उस एरिया में कल्चर, उस एरिया के रिलीजन को प्रभावित करती है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि इंडिया में जो क्षेत्रीय स्तर पर हुआ प्रवासन है वो किस प्रकार से वर्क करता है। अब ये प्रवासन या ये माइग्रेशन, ये किस तरीके से आप आज के कंटेक्स्ट में उसे देखते हो। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के केस में बड़े स्तर पर, जैसे 2000 सन 2000 या 2012, इसके बाद भारत में बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट के लिए या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये प्रवासन बढ़ा है। आप देखना उसमें एक कंटेक्स्ट आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहां पर लगातार गवर्नमेंट जो है अब डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स रन कर रही है, विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ा रही है। और इसका रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हमने बड़े लंबे समय तक ये देखा कि इंसर्जेंसीज दिखाई देती है, अलगाववाद दिखाई देता है। और उसका एक कारण ये भी था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का विकास जो है वो हमने हमारे मेनलैंड इंडिया से थोड़ा धीमा रखा था। और उसका एक मेजर रीजन तो ये था कि हम उस एरिया में जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, सांस्कृतिक जो समूह हैं, उनको संरक्षित करना चाहते। हम ये नहीं चाह रहे थे कि वहां की संस्कृति समाप्त हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डेलिबरेटली हमारा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स नॉर्थ ईस्ट में सीमित थे। लेकिन फिर वही बात आएगी कि हमने अगर उसे लिमिटिफाई करा या फिर हमने उसे सीमित करा तो उसका एक अंतिम परिणाम तो यही निकला कि वो क्षेत्र जो है वो थोड़ा एलियनेटेड फील करने लगा, राइट। तो आपको ना आपके सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा सेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो यू कैन से कि क्वेश्चन देखो देखने में लग सकता है कि कठिन है, बट कठिन नहीं है। अगर आप इसे बनाते तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां प्रश्न पूछा गया है कि योजना के लिए जो वाटरशेड हैं ये सबसे उपयुक्त स्थानिक इकाई होते हैं। आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप इसके बारे में पेपर नंबर 2 में ही पढ़ते हैं, खासकर जब आप ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड के बारे में पढ़ते हो, भारतीय जल विभाजक के बारे में पढ़ते हो। फिर उस एरिया के अकॉर्डिंगली जो रीजनल डेवलपमेंट है यानी कि स्थानिक स्तर पर विकास है, इसके बारे में चर्चा होती है। बढ़िया चीज है, आप इसे बना सकते थे। आप देखो अभी हमने उदाहरण यूज करा था पूर्वोत्तर का, प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग है कि क्या पूर्वोत्तर भारत का एक भू राजनीतिक और भू सांस्कृतिक क्षेत्र है। क्यों हमें इंडिया में रीजनल ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है? अभी देखो शायद जो बच्चे क्लासेस में होंगे उन्होंने कल या परसों की या फिर उसके 2-3 दिन पहले, मतलब इसी हफ्ते में हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप लोग आई थिंक जो है इसका उत्तर बना पाएंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो है भू राजनीति और भू संस्कृति। फाइन। अभी जो भू सांस्कृतिक प्रदेश है इसके बारे में तो खैर चर्चा होती रहती है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। अब जब भारतीय जनजातियों के बारे में पढ़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां थोड़ा सा अलग से आती हैं, वो उन जनजातियों का अपना अलग एक एजेंडा होता है। अभी से कुछ समय पहले आपने गारो घासी जयंतिया के एरिया में जो ट्राइब्स थी उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी देखा था, रीजनल एरिया पे बड़े स्तर पर जो है वो दिखाई दिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार हर चीज़ आप एकदम प्राइमा फेशिया में आपने उसे पढ़ा ही होगा। हाँ, आप उससे अगर थोड़ा सा अपने सेंस के साथ डेवलप करते तो आप आंसर बना सकते थे। मखाने की खेती अभी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इस पर चर्चा वगैरह की थी, तो उस समय पर ये काफी ज्यादा न्यूज पर रहा था। जस्ट अ सेकेंड, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, आ जाओ भाई।
थोड़ा सा बोर्ड हमें परेशान कर रहा है, चिंता मत करिएगा, ठीक। देखिए प्रश्न पूछा गया है, 5th क्वेश्चन है, और इसमें देखिए इसमें पूछा गया है कि मखाने की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए तथा भारत में इसके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखो मखाने के चर्चा में आने का कारण जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी रही थी, ठीक। वो याद करो जरा, वो समय जब बार बार न्यूज़ में आता था कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है। जैसे आपने वो नितिन गडकरी जी का वो स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें वो अपनी घड़ी के बारे में बताते हैं, ऐसे जूट उद्योग के बारे में वो जो है वो चर्चा करते हैं। तो मखाने के बारे में चर्चा थी, थोड़ा सा तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा वही चीज़ कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा प्रकृति में हम इसे कह सकते हैं कि इंडिया के केस में आपने इसे खबरों में ज़रूर पढ़ा होगा, या फिर अगर आप इसे फर्स्ट लुक में क्लासेस को पढ़ रहे होगे तो आपको ये फर्स्ट लुक में क्लासेस में जल्दी सेंस डेवलप नहीं होता इस चीज़ का। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट लिए सेंस डेवलप कर लोगे तब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट येस यू कैन से कि अगर आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, आपको एरिया पता हो। जैसे आपने सुना होगा जूट उत्पादन की चर्चा जिस समय आती है तो उस समय भी हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए नगरीय ऊष्मा द्वीप अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में। ये प्रश्न मतलब आई थिंक जीएस के विद्यार्थियों को भी आसानी से बनेगा कि अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं, इसकी ये क्या परिघटना है, इसके कारण क्या हैं, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में बताओ। दिल्ली का उदाहरण यूज़ करिए, आप यूज़ करें कि जो अर्बन हीट आइलैंड्स है ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में हो। अर्बन हीट आइलैंड जो है वो कई बार एकदम लोकल जो मिड लेवल या जहाँ जिन जिलों में या जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन एरियाज़ में मिड लेवल डेवलपमेंट भी है, मतलब डेवलपमेंट एकदम ऐसा नहीं है कि आसमानों पर चढ़ गया हो, वहाँ पर भी हमें अर्बन हीट आइलैंड दिखेंगे। आप अलवर का एग्जांपल लेते राजस्थान का, आप भीलवाड़ा का एग्जांपल लेते, आप रायपुर के आसपास के एरिया का एग्जांपल लेते। ऐसा नहीं है कि इन एरियाज़ में मैसिव डेवलपमेंट है और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और ये फील कर रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड जैसा इफेक्ट, बट एक डिसेंट इंडिया में जो है एक डिसेंट डेवलप्ड जो एरिया है वहां भी अर्बन हीट आइलैंड या नगरीय ऊष्मा द्वीप का प्रभाव दिखता है। तो अ गुड क्वेश्चन मतलब आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की परिवहन और संचार जो, अच्छा ये परिवहन और संचार का क्वेश्चन जो है ना, आप इसे देखना, ये क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में आपको किसी योजना के आसपास दिखता है, ठीक। और सागरमाला परियोजना आई थिंक आपको इसके बारे में आपने जीएस में भी पर्याप्त रूप से पढ़ा होगा। सागरमाला हो और एक और समुद्र सेतु हो, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे जो भारत सरकार ने जो है वो परिवहन संचार के लिए स्टार्ट किए थे। यूपीएससी आज भी वही ओल्ड स्कूल मेथड या फिर कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा पूछी जाती हैं उसके बारे में देखता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भले ही आपको ऐसा लगे कि सर मैंने तो परिवहन संचार नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने जीएस में सागरमाला जरूर पढ़ा होगा, समुद्र सेतु जरूर पढ़ा होगा, ठीक। तो आप बना सकते हो, ऐसा कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अमेरिका की शिकागो सिटी, शायद आप वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो शिव, राइट। चलिए अब देखें भारत में जनसंख्या के लिंगानुपात की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देश में सामान्य लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात, इसमें अंतर और इसके प्रभावों को आपको समझाना था। देखो लिंगानुपात के केस में जेंडर और खासकर इंडिया में जब ना आप जनसंख्या का वितरण और इसके गुणधर्मों को पढ़ते हो तब इस कंटेक्स्ट में चर्चा होती है, लेकिन ये जनसंख्या वाला वो सेक्शन नहीं है जो पेपर नंबर 1 का होता है, ये भारत वाला कंटेक्स्ट है। भारत के कंटेक्स्ट में लिंगानुपात को हम 3 अलग अलग श्रेणी में जो है वो डिवाइड कर पढ़ते हैं, उस कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक वो विद्यार्थी जो थोड़ा सा सब्जेक्ट को जानते होंगे उन्हें पता होगा कि जो लिंगानुपात है या जो सेक्स रेशियो है उसका इंडिया में थोड़ा सा पैटर्न वर्ल्ड के पैटर्न से डिफरेंट है। इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो और जो सामान्य रूप से सेक्स रेशियो जिसे कहा जाता है, मतलब कि जो युवा लोगों में जो जेंडर का रेशियो है, ये रेशियो में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो इसमें हरियाणा का। आप हरियाणा के केस में देखना, आपको हरियाणा के केस में एक कॉमनैलिटी दिखेगी कि जो जेंडर या सेक्स रेशियो है वो एडल्ट्स में और बच्चों में दोनों में ही आपको इसमें बड़ा गैप दिखे, मतलब दोनों में ही गैप ज़्यादा है, ठीक। और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें या महाराष्ट्र का एग्जांपल लें, इनमें अंतर आपको डिफरेंट पैटर्न में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल यूज करके क्वेश्चन तो बना सकते थे इंडिया के केस में, लेकिन हाँ ये वर्ल्ड की जो जनसंख्या के पैटर्न से डिफरेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि जिन्होंने केवल वर्ल्ड वाला सेक्शन देखा होगा उनसे डिफरेंट है ये, ठीक। अब देखिए खाद्यान्न उत्पादन, वितरण, उपलब्धता के विशिष्ट संदर्भ में भारत में सूखे और
सूखे में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए और भारतीय कृषि नीति और इससे संबंधित इसके जो है वो समाधानों, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। आई थिंक आप लोग बता पाएंगे इसका आंसर अच्छे से। हम खाद्य सुरक्षा के बारे में जब पढ़ते हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसकी चर्चा आती है। सूखे के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि भारत में 2 बड़े एरियाज हैं, 2 बड़ी बेल्ट हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में आती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको आई थिंक इसका उत्तर बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, अब देखिए इसके अलावा भारत में मरुस्थलीकरण होने, अच्छा मरुस्थलीकरण से संबंधित एक प्रश्न ये है, एक और प्रश्न है जहां मरुस्थलीकरण का उपयोग कर सकते थे या फिर उसका कंसेप्ट का यूज कर सकते थे। पेपर नंबर 1 में भी एक प्रश्न है, मैं खैर कल चर्चा करूंगा डिटेल में, तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पर यह है कि पेपर में 2 जगह आप मरुस्थलीकरण का जिक्र कर सकते थे। एक जगह जहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में पूछा है, आप वहां पर भी इसकी चर्चा कर सकते थे। मतलब मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि कॉमन कंसेप्ट आप मल्टीपल प्लेसेस में यूज कर सकते हो। देखिए भारत में मरुस्थलीकरण से होने वाले भूक्षरण को के क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव हैं, विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में इसकी जांच कीजिए। ठीक, तो ठीक है, मरुस्थलीकरण का प्रश्न है, आप बता सकते हो महाराष्ट्र वाले एरिया से, राजस्थान वाले एरिया से सटे हुए हर राज्य में मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हमारा सबसे फर्टाइल एरिया पंजाब वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, वहां तेजी से जो है वो कई बार ध्राइन, जिसे ध्राइन अतिक्रमण कहा जाता है या ध्राइन इंक्रोचमेंट कहा जाता है, कुल मिला के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स या फिर वो बालू के टीले जो लगातार पंजाब हरियाणा की ओर उसकी भूमि में प्रवेश करते हैं, खासकर जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये कहा जाता है कि भाई ये जो है मरुस्थलीकरण का ही एक प्रभाव है। बड़े एरिया में जो है वो भूमि अनुपजाऊ हो रही है, पंजाब का एरिया हो या हरियाणा का एरिया हो, दोनों की दक्षिणी प्लेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। और मध्य प्रदेश का भी जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, उस स्थान पर मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इसी कंटेक्स्ट में चर्चा करनी थी। और इससे भूमि अनुपजाऊ तो खैर अलग ही शब्द होगा उसके लिए, अनुपयुक्त हो जाती है। अनउपजाऊ भूमि का भी एक दूसरा यूज होता है, लेकिन अनुपयुक्त होने लगती है। इसमें आप थोड़ा सा यूज कर सकते थे बीहड़, इसका कंटेक्स्ट भी यूज कर सकते थे आप। ठीक, आप देखोगे बीहड़ कहें या उत्खात भूमि कहें या बेडलैंड टोपोग्राफी कहें, उसका भी आप कंटेक्स्ट जो है इसमें यूज कर सकते थे। सो इट इज अ मैनेजेबल क्वेश्चन। बट मैं एक बात कहूंगा, इस वाले क्वेश्चन का जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसमें ना आपको प्रश्न देखने में जरूर लग सकता है कि यार प्रश्न तो ठीक दिख रहा है, बट आंसर लिखने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होती है। ठीक, अब देखो यहां पर 2 हैं भाई, ये एक नीली अर्थव्यवस्था है। ठीक, ये जो ब्लू इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा इसमें जीएस का टच ज्यादा दिखता है। ठीक, जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट है और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ब्लू इकोनॉमी वाला है, तो देखिएगा भारत में नीली अर्थव्यवस्था के कदम बढ़ाने से पहले की जो स्थितियां हैं उसके बारे में बात करें। ब्लू इकोनॉमी आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में जीएस में तो पढ़ा है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं आगे जाऊं उसके पहले मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा भाई। देखिए मैं आगे जाऊं उसके पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। पेपर नंबर 2 के केसेस में आपने 2 बातें नोटिस करी हैं। पहली बात तो ये आप नोटिस करो कि प्रश्न, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट लगेंगे आपको। ठीक, थोड़ा सा ना प्रश्नों में बिखराव दिखेगा आपको, ऐसा आपको फील जरूर होगा कि प्रश्न थोड़े से डाइवर्स ज्यादा हैं। टॉपिक्स मतलब पेपर नंबर 1 में जो मैंने फील किया कि भाई टॉपिक्स ना, मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं पेपर दे रहा हूं, तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने जो चीजें अभी लिख रहा हूं उसी के आसपास की चीजें प्रश्न पत्र में आसपास पूछी गई हैं। पेपर नंबर 2 में जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको ये डाइवर्सिटी ज्यादा फील होगी कि मैं बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में आंसर लिख रहा हूं। मतलब आप देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ खैर इससे भी आप समझ जाओगे। ठीक, आप देखोगे तो आपको फील होगा कि आप बहुत अलग अलग प्रकार से उत्तर को जो है वो मैनेज कर रहे हो। मतलब बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से प्रश्न है। आप पेपर नंबर 1 में देखोगे तो आपको फील होगा कि थोड़ा संकेंद्रित है, थोड़ा सा सेंट्रिक है कुछ टॉपिक्स। ठीक है, आप लोग ये बात फील कर पा रहे हो नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, विच इज टेक्निकली लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि हरित जो निर्माण काल है, ठीक, ये ग्रीन आर्किटेक्चर कहा जाता है, को परिभाषित करते हुए भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रत्युत्तर में इसके सिद्धांतों और इसकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो देखो आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो बनेगा, नहीं पढ़ा होगा तो दिस इज अ थोड़ा सा ट्रिकी बाउंसर क्वेश्चन। ठीक,
जब डिटेल में उत्तर बताऊंगा कल की क्लास में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आप कैसे डेवलप कर सकते थे। लेकिन मैं इसे कहूंगा कि हो सकता है कई लोग कहें कि भाई हम तो ये पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइमा फेशिया में ही पढ़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, इसमें आप देखना, इससे पहले भी आप पाओगे तो अर्बन एरिया के बारे में जो टॉपिक था उसमें भी आपको दिखेगा कि टॉपिक पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि आपने इसके बारे में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जब आप उत्तर बनाने का प्रयास करोगे देन यू विल फील कि उतना कंटेंट या उतना डेटा आपके पास नहीं है कि आप उसे 250 शब्दों में लिख पाओ। तो इसका आपको केवल एक ही सोल्यूशन दिखेगा बच्चे, एंड द ओनली सोल्यूशन विच एक्चुअली यूपीएससी ऑल्सो वांट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपको ज्यादा परेशान करना चाहती है इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। यूपीएससी का उद्देश्य होता है कि आप इस टॉपिक में, चूंकि आपको एक डिसेंट नॉलेज तो है कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये चीज क्या है, बट 250 शब्दों में उसे किस प्रकार से मैनेज करा जाएगा, तो आपको ये टैलेंट विकसित करना पड़ेगा, ये योग्यता विकसित करनी पड़ेगी कि आप अलग 2-3 टॉपिक से उसे निकाल कर अपने उत्तर को जो है वो बनाओ, राइट। सो मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा कि भाई थोड़ा सा तो ट्रिकी, थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है, बट यस अगर आप थोड़ा सा आप इसे मैनेज करोगे तो यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। देखिए, और ना मैं थोड़ा सा ना ऑप्टिमिज्म की पीक पर हूं, ठीक है, मतलब मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सकारात्मक रूप से सोचना चाह रहे हो कि यार मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मैं किस तरीके से बना सकता हूं, ठीक है। अब मैंने जिस क्वेश्चन में ये कहा कि हाँ ये डिसेंटली हार्ड क्वेश्चन है, तो इट मीन्स के थोड़ा सा आप में योग्यता थोड़ी चाहिए होगी उसे बनाने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विशेष उदाहरणों सहित यह आंकलन कीजिए कि भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है ये द्वीपीय क्षेत्रों के सतत विकास को कैसे जो है वो अफेक्ट करता है या इसका क्या महत्व है। अब यहां पर ना स्पष्ट रूप से चर्चा जो है वो 2 कंटेक्स्ट में है। आप एक देखिए लक्षद्वीप को और एक आप देखिए भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इन दोनों ही क्षेत्रों के बारे में अब भारत में विकास अलग अलग कंटेक्स्ट में हो रहा है। एक्चुअली में ये दोनों ही क्षेत्र अलग अलग कंटेक्स्ट में न्यूज में है। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बीते 5 वर्षों से जैसे ही चाइना का अग्रेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब चाइना का अग्रेशन इन द सेंस साउथ ईस्ट एशिया में अपने पावर को स्ट्रेच करना, थोड़ा मसल्स को स्ट्रेच करना, लगातार साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज करने का जो प्रयास है, ठीक है। चाइना का मसल मैन लोन थ्योरी वाला जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो कि लगातार इन देशों में चाइना का निवेश बढ़ रहा है, इसके प्रत्युत्तर में हमने क्या निकाला है, टेक्निकली कहें तो भारत भी अब जो है वो थोड़ा अप फ्रंट होता है। जहां हमारा मेन फोकस हमारा नेवल कमांड हो या फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर जो है वो पूर्वी घाट से हमने शिफ्ट करा है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास, खासकर 2014 के बाद से हम जो है अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास। अब इस कारण से अंडमान निकोबार न्यूज में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने जब से नाम चेंज करा है से लेकर वर्तमान तक लगातार डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये इंडिया का थोड़ा सा हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास है। दूसरा कंटेक्स्ट आपको पता है कि हमारे जो लक्षद्वीप वाला एरिया है उस एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब ये दोनों कंटेक्स्ट के कारण ये प्रश्न आपको दिखाई देगा और जो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया उसी के आसपास अपना उत्तर जो है आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक। अब देखिए कोई क्वेश्चन रहा? नो, ठीक। अब देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में कुछ संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उपयुक्त उदाहरण दीजिए कि ये हमारे लिए जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। कुल मिला के भारत की जो सीमाएं उसके बारे में चर्चा है, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके संबंध में चर्चा है और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में आपसे पूछा गया है। आई थिंक हम अभी से 3-4 दिन पहले ही भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और उसके कंटेक्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि भाई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ठीक। सर ये हरित निर्माण काल का संबंध सिंगापुर के केले से है। देखो बच्चे आप कनेक्ट कर सकते हो, वेरी गुड से हो, मतलब मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन मेक दैट आंसर बाय कनेक्टिंग फ्यू थिंग्स, मतलब आप कुछ चीजों को कनेक्ट करते हुए आंसर बिल्ड तो कर सकते हो। सो यू कैन कनेक्ट दैट थिंग, मतलब डायरेक्शन सही है, वेरी गुड, फाइन। अब देखो आई थिंक हमने कल या परसों की क्लास में इसका डिस्कशन भी किया है और आप लोग जीएस में भी इसके बारे में पढ़ते हो कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित मुद्दे क्या हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं। आप बढ़िया डिटेल में बताओ कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद हैं उसका कंटेक्स्ट क्या है, और केवल उसमें जम्मू कश्मीर नहीं समझाना है, आप उसमें समझाइए भारत के सर क्रीक, कोरी क्रीक के बारे में। और जब आप लोग राजस्थान वाला एरिया पढ़ते हो भारत के भूगोल में तो वहां पर चर्चा आती है स्ट्राइक कोर्सेज के बारे में, बाड़मेर का रीजन हो या आपने 2 प्लेसेस सुने होंगे जहां पर हमने वॉर लड़ी थी, जो बाघा बॉर्डर के आसपास के एरिया हैं,
फाइन। स्ट्राइक कोर्सेज को मिरर करना, जब हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का एरिया, तो वहां पर मतलब जब आप लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे होते हो, मतलब मैं स्थान बता रहा हूं कि आप इसे कहां पढ़ते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ते हो भारत के भूगोल में, तो वहां एक सेक्शन आता है कि भारत की और पाकिस्तान की जो राजस्थान वाली सीमा है, वहां पर हमने पहले एक बड़ा चेंज किया था। एक सुंदर जी डॉक्ट्रिन था, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसको हमने रिप्लेस किया था, और रिप्लेस करने के बाद वर्ल्ड लेवल पर कहा जाता है कि ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान हमें सर्किल आउट करता है कि इंडिया जो है वो बार बार ये कहता है कि भाई भारत एक जो है वो गांधीवादी विचारों पर चलने वाला देश है, और यही देश हमारे विरुद्ध जो है वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन यूज करता है, जिसके तहत भारत अपने स्ट्राइक कोर्सेज को ऐसे प्रिपेयर करता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर 48 आवर्स के अंदर 50 किलोमीटर की एक स्ट्रेच जो है वो कवर कर लें। और इसी को जो पाकिस्तान है वो काउंटर करने के लिए टेक्टोनिक न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है, फिर वो पूरा कंटेक्स्ट है। तो आपको इतना उतनी गहराई पर नहीं जाना है, क्योंकि अकेले पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा उल्लेख कीजिए, थोड़ा बताइए आप इसके बारे में कि जो हमारा LOC का विकास है वो कैसे हुआ है, थोड़ा सा आप बताइए कि मैकमोहन लाइन का क्या कंटेक्स्ट है। तो आप इसकी चर्चा करते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो बना सकते हैं उत्तर। ये डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं इसे कठिन नहीं कहूंगा, हो सकता है किसी को थोड़ा सा लगे कि यार हाँ ये कठिन है, बट आई थिंक दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन और आपके कन्वेंशनल सिलेबस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये दोनों पेपर्स हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। कल मैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का डिटेल डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना था ये करूंगा बच्चों, तो तैयार रहिएगा। वो सारे स्टूडेंट जो बैचेस में हैं वो भी, और सारे वो बच्चे जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी। जाने से पहले आपको पेपर कैसा लगा ये भी, और जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है वो भी कमेंट सेक्शन पे याद से बताइएगा कि आपके लिए क्लासेस कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।